स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। आखिरी 1.5 घंटे का एक्शन, वीकली एक्सपायरी का है दिन। सुबह लग रहा था कि बाजार थोड़ा आज संभलने की कोशिश कर सकते हैं, सुस्त थी बट एटलीस्ट संभले हुए तो रह सकते हैं। बट वापस आप गिरावट देख रहे हैं। कल एक अच्छा बाउंस बैक आया बाजार में, बट आज आप गेन्स गिव अप करते हुए देख रहे हैं। तो करीब 150 अंक नीचे है निफ्टी, 250 अंक नीचे है बैंक निफ्टी। आखिरी 1.5 घंटे का है इंतजार, वीकली एक्सपायरी के लेवल्स पर रहेगी ना हमारी नजर। आइए सबसे पहले तो इस समय की बड़ी बातें क्या हैं ये जान लेते हैं। दिन के निचले स्तर पर है बाजार। निफ्टी अब आपको और कमजोरी बताते हुए दिखा रहा है। करीब 150 अंकों का कट यहां पर आपको दिखेगा। 300 अंकों का कट बैंक निफ्टी पर आ रहा है। 40,400 के नीचे जाने की तैयारी आपको बैंक निफ्टी में भी बनती हुई दिख रही है। इस समय सेंसेक्स में भी आप 550 अंकों की गिरावट देख रहे हैं। रियल एस्टेट और पीएसयू ये छोड़ दीजिए, बाकी सभी सेक्टर्स में आपको बड़ा दबाव आते हुए दिख रहा है। आईटी, फाइनेंस, प्राइवेट बैंक्स, एफएमसीजी, ऑटो, तो हाई बीटा हो या डिफेंसिव हो, यहां पर आपको गिरावट अक्रॉस द बोर्ड आती हुई दिख रही है। ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ इस समय आपको आते हुए दिखेगा। अमेरिकी फ्यूचर्स आज सुबह हम देख रहे थे, डाउ फ्यूचर्स करीब 50 अंक ऊपर थे, अब आपको 30 अंक नीचे दिख रहे हैं। तो वहां पर भी थोड़ा रोल रिवर्सल हो गया है। यूरोप के बाजारों में 1% तक की कमजोरी है। तो ग्लोबल संकेत अच्छे नहीं है। हमारे बाजार वैसे भी कमजोर थे, कल की एक बाउंस बैक को अगर आप छोड़ दें तो, और अब यहां पर आप और कमजोरी बनते हुए देख रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह का एक्शन आखिरी 1.5 घंटा दिखाता है। क्या होगी रिकवरी या फिर और कमजोरी के साथ आप बंद होने की तैयारी में हैं। और इस समय की अगर आप मार्केट ब्रेथ भी देखेंगे तो इंटरेस्टिंग चीज वही है। आईटी तो सुबह से हमें कमजोर दिख ही रहा था, अब उस बिकवाली में हमने ऑटोज को आते हुए देखा है। साथ ही हम देख रहे हैं एफएमसीजी भी कमजोर है और बैंक्स भी कमजोर हैं। तो हाई बीटा और डिफेंसिव्स दोनों मिलकर अगर गिर रहे हैं तो फिर बाजार संभलेगा कैसे। एक दो काउंटर्स हैं जो होल्ड आउट कर रहे हैं बट उनकी वेटेज उतनी ज्यादा नहीं है। तो एडवांस डिक्लाइन भी अगर आप देखें तो क्लियरली बेयर्स के फेवर में आ रहा है। ब्रॉडर मार्केट यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में थोड़ा आपको एक्शन जरूर दिख रहा है, बट अदरवाइज कमजोरी वाला ही रुझान इस समय बाजार में बना हुआ है। तो क्या करना है आखिरी 1.5 घंटे में और क्या होनी चाहिए आपकी अप्रोच? आइए एक बार अनिल जी से भी उनका ओपनिंग कमेंट तो जान लिया जाए। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली गुड तो नहीं है आफ्टरनून ही है। एक दिन की आशा और फिर से निराशा। हाँ, वो बात वही है दीप की, जिन लेवल्स पर जाकर बंद हुए वो एकदम ऐसे लेवल थे मेक और ब्रेक वाले, और सपोर्ट मिला नहीं। आज ग्लोबल सपोर्ट शायद थोड़ा और चाहिए था और फॉलो अप सेलिंग आ गई है। एक दिन थोड़ा सा ऐसा लगा कि एफआईएस की तरफ से खरीदारी का या यूं कह के बिकवाली का प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन उससे हटकर वापस से प्रेशर दिख रहा है। जिस तरह की स्क्रीन दिख रही है बिल्कुल कल के विपरीत वाली है दीप। जहाँ कल जहाँ खुले और जिस तरह से हम धीमे 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 आराम से मजबूती से बढ़ते रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, स्मूथ थे, आज उसके ठीक विपरीत हम धीमे 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 कमजोर हो रहे हैं और कहीं भी कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो आई थिंक थोड़ा प्रेशर है बिकवाली का। अब जो करना है वो क्लियर कट एक ही चीज़, इंतज़ार क्लोजिंग का। और क्लोजिंग के इंतजार में अगर आज आप 17,300 के नीचे बंद होते हैं तो नीचे की कुछ और रिस्क आपके लिए खुलती हुई दिख रही है। 17,300 क्लोजिंग बेसिस पर आपको होल्ड करना जरूरी है। हालांकि बैंक निफ्टी के लिए वो लेवल काफ़ी दूर है, 39,900 का बनता है, और इमीडिएटली आप देखेंगे तो 40,300 के आसपास का बनता है, 40,275 का। तो बैंक निफ्टी तो अभी भी और नई डाउन साइड के खतरे से थोड़ा सा दूर है, लेकिन निफ्टी एकदम खतरनाक लेवल के आसपास आ रहा है। 17,300 के नीचे बंद होना ये अच्छा संकेत नहीं जाएगा। तो क्लोजिंग तक आपको 17,300 होल्ड करने की कोशिश करनी है अगर फ्रेश बिकवाली नहीं करनी है तो। और बैंक निफ्टी में 40,275 ये पहला लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे, और दूसरा लेवल आपके जो एक्चुअल जहां से ज्यादा खराब होगा वो बनेगा 39,900 का। 39,900 जी। तो अभी बैंक निफ्टी में थोड़ा क्वेश्चन है सर, हल्का क्वेश्चन है। बैंक निफ्टी डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं दीप की, कम कमजोर है। कम कमजोर है, आप ये कह सकते कम कमजोर है। मजबूत मत कहना, बुरा लग मजबूत तो आएगा नहीं, निफ्टी को बुरा लग जाएगा। अच्छा हाँ, बैंक निफ्टी को मजबूत कहना निफ्टी को बुरा लग जाएगा। बोला हमारी सारी मेहनत के बावजूद ऐसा किसी की ये कम कमजोर है, तो इसलिए थोड़ा सा बस वही वाला एक फैक्टर है। तो लेट्स सी, लेवल्स पे फोकस करें, लेवल्स पे करें फोकस। ठीक है, थोड़ी देर में अनिल जी की डेटा रीडिंग भी समझेंगे, अगले इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है वो भी आपको बताएंगे। स्टॉक्स पर भी पूरा फोकस है हमारा, बट ब्रेथ और बाजार का एक्शन डेफिनेटली आपको खराब होते हुए इस समय दिख रहा है। आइए, हमारी टीम भी है तैयार आपको बताने के लिए आज के और आने वाले दिनों के कुछ अहम ट्रिगर्स और साथ ही पूरे खबरों का भी एक्शन भी। कुशल अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स पहले तो। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में आज ग्लोबल इवेंट्स शाम को इस पर नजर रखनी है, जिसमें पहला अनुमान आएगा फरवरी महीने का सीपीआई डेटा यूरोप के लिहाज से। यूरोप का
पर आपको और एक फोकस भी रखना है, क्योंकि यहाँ पर ईसीबी जो है अपने अकाउंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी जारी करते हुए दिखेंगे। साथ ही कल के दिन में एमसीएक्स क्रूड मिनी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो जाएगा, तो एमसीएक्स के नया कॉन्ट्रैक्ट अपने यहाँ पर पोर्टल पर लॉन्च करते हुए दिखेगी। साथ ही आईपीओ के लिहाज से दिग्वी टीटीएस का आईपीओ बंद हो जाएगा। 1 से 3 मार्च तक ये आईपीओ खुला था। आंध्रा सीमेंट यहाँ पर फोकस रखे, कंपनी जो है यहाँ पर ट्रेडिंग से सस्पेंड कर दी जाएगी, क्योंकि इनका जो रेजोल्यूशन प्लान है 16 फरवरी को अप्रूव कर दिया गया था एनसीएलटी थे, जिसके अंतर्गत सागर सीमेंट आंध्रा सीमेंट को खरीद रहा है 922 करोड़ रुपए में। यही नहीं, स्टर्लिंग बायोटेक इसकी डीलिस्टिंग होगी, क्योंकि यूएस बेस्ड जो स्टार्टअप है परफेक्ट डे, उन्होंने यहाँ पर स्टर्लिंग बायोटेक को अधिग्रहण कर लिया था करीबन 638 करोड़ रुपए में पहले, तो इस वजह से इसकी डीलिस्टिंग होती हुई दिखेगी। 4 मार्च शनिवार जम्मू एंड कश्मीर बैंक फंड जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है। एंड 4 मार्च को ही फर्स्ट वुमेन्स प्रीमियर लीग डीवाई पाटिल स्टेडियम में शुरू हो जाएगा। यहाँ पर 5 टीम से 2020 ये गेम्स खेले जाएंगे। विमेंस प्रीमियर लीग आ रहा है। यस, चलिए बढ़िया है। और क्रिकेट का एक्शन रहेगा। हालांकि आप अगर इस समय टेस्ट मैच देख रहे हैं तो भारत की स्थिति अच्छी है नहीं। चेज कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को। 3 विकेट आई थिंक भारत के आउट भी हो चुके हैं। 4 हो गए अभी। अभी 4 हुआ मतलब। हाँ, तो अभी हुआ है। अभी लास्ट मैंने देखा था 3 ही थे। नहीं 4 हो गए। चलिए, एटलीस्ट फॉलो ऑन का डर दिख तो नहीं रहा इस समय। हालांकि कोलैप्स आ गया तो ना इनिंग्स डिफीट सॉरी, फॉलो ऑन इनिंग्स डिफीट का डर। फॉलो ऑन जीते तो उन्होंने भी नहीं बनाए। ओके, क्रिकेट का अपडेट तो अच्छा नहीं है, बट क्या खबरें कह रही है ये जानते हैं। अपडेट अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए जी। सबसे पहले अगर देखेंगे अडानी का अपडेट आता हुआ दिखा है, जिसमें अगर आप देखेंगे अडानी ग्रुप में सुप्रीम कोर्ट ने हिडनबर्ग मामले की जांच के लिए जो है कमेटी का गठन कर दिया है। उसमें अगर आप बात करेंगे कि जांच के लिए 6 सदस्यों की जो है कमेटी का गठन किया है, और उसमें जो अभय मनोहर साहब जी है वो उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी जो है उनका गठन होगा। और उसी के साथ साथ कुछ नाम जैसे आप ओपी भट्ट साहब हैं, नंदन नीले कणी साहब हैं, की वी कामत साहब हैं, वो भी जो है इस कमेटी में शामिल होंगे। और ये जो कमेटी है उनको 2 महीनों में जो है ये जांच जो है रिपोर्ट जो है सबमिट करनी है। EKI एनर्जी पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूके की एक कंपनी इंक्लूसिव एनर्जी के साथ इन्होंने करार किया है, और ये कार्बन मार्केट के लिए जो है इन्होंने करार किया है। रिलायंस कैपिटल, यहाँ पर रिलायंस कैपिटल के लेंडर्स की अर्जी पर एनसीएलटी का फैसला आता हुआ दिखा है। एनसीएलटी ने रिलायंस कैपिटल के लेंडर्स को इजाज़त दी है। इजाज़त इसके लिए क्योंकि जो चैलेंज मैकेनिज्म के तहत जो दोबारा बोली मांगने के लिए जो है इनको इजाज़त जो है मिलती हुई दिखी है। ब्लॉक डील्स में अडानी इंटरप्राइजेज लगभग 3.2% इक्विटी 3.7 करोड़ शेयर्स, पावर ग्रिड 1.7 करोड़, गेल 28 लाख, BEL 10 लाख और NHPC लगभग 12 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो यह आपके लिए आज की सारी खबरें भी इस समय। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर हो रहा है, बाजार सुस्ती के मूड में है। आइए, हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी हैं तैयार। बंसल जी, कुणाल जी, साथ ही सुमित जी, वागले साहब और आज जैन साहब भी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं अपनी राय लेकर। हिमांशु जी भी हमारे साथ हैं तैयार। सभी का स्वागत है। और कमजोर एक्शन के दिन हम देख रहे हैं बाजार में। इस समय सुस्ती का माहौल ही छाया हुआ है। 1-2 स्टॉक्स हैं जो होल्ड आउट कर रहे हैं, अच्छी मूव आ रही है। थोड़ा सीमेंट में बाउंस बैक है, थोड़ा इंफ्रा और कैपिटल गुड स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, बट अदरवाइज कमजोरी बनी हुई है। बट जैन साहब से एक बार राय लेनी है। यूजुअली हम बाकी स्टॉक्स की बात करते हैं। जैन साहब, एक्चुअली आज सुबह आपसे रह गई, ये रेलवे स्टॉक्स पर बात करनी थी सर। RVNL बड़ा ऑर्डर ये वंदे भारत ट्रेन का मिला है। BHEL फोकस में, टीटागढ़ को भी ये ऑर्डर है, जॉइंट वेंचर है इन दोनों का। जबरदस्त एक्शन है, 12% ऊपर RVNL, और इस पूरे ऑर्डर के दम पर बाकी रेलवे स्टॉक्स में भी तेजी आ गई है सर। बिल्कुल, देखिए वंदे भारत और जो वैगन्स का जो सरकार की रेलवे मिनिस्ट्री की जो प्लानिंग थी, और गजब का ऑर्डर बुक बना इनका। और बहुत अच्छी बात अनिल जी ने सुबह कही कि देखिए आज कितने साल के आपको विजिबिलिटी मिलती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और RVNL तो मुझे याद है जब दूसरे रेलवे स्टॉक्स चल गए थे तो हमने RVNL को, इरकॉन को, इनको रेकमेंड किया था, और बहुत जबरदस्त मूव आया था, और वहां से सर्टेनली करेक्शन भी आया। बट देन आई थिंक इट्स अ वेरी गुड न्यूज, एंड मुझे लगता है कि आने वाले सालों में भी ऐसी काफी न्यूज आएंगी, क्योंकि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए और भी सरकार मेजर्स लेती रहेगी। एंड वैल्यूएशंस के लिहाज से RVNL अभी भी मुझे महंगा नहीं लगता। तो वैल्यूएशन हिसाब से अभी भी महंगा नहीं है। एक चार्ट चेक भी लेते हैं, क्योंकि आज कम ही स्टॉक्स हैं बात करने के लिए, बट सुबह से ही अच्छी गेन्स है। सुमित जी, क्या करना है सर अब RVNL 66 के लेवल पर 12.5% ऊपर सर? दीपांशु, RVNL के अंदर जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी एक बार अभी नहीं करना है। स्टॉक के अंदर ऊपर में 68 से 70 रुपए के आसपास का रेजिस्टेंस है। ये लेवल जब एक बार में ऊपर में टूटेंगे तभी इसके अंदर कोई फ्रेश मोमेंटम बनेगा। जब तक ये लेवल ऊपर में टूटते नहीं तब तक इसके अंदर जो रेंज पकड़ के चले आप 60 रुपए नीचे में और 66-67 रुपीज ऊपर में,
नीचे में जो इसका सपोर्ट है 60 है, अगर 60 का लेवल टूटा तो वापस से फिर 55 के लेवल नीचे में देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने ले रखा है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा वेट करें। ये है आपके लिए आरवीएनएल। ये जो पूरा ऑर्डर है, दो ऑर्डर्स के बीच में ये ब्रेकअप है। काफी सारे इसमें फैक्टर्स हैं, जो भी इसकी डिटेल्स हैं थोड़ी देर में हम आपको बताते हैं। बट नजर रखिए, इन स्टॉक्स में एक्शन बढ़ रहा है। टीटागढ़, आरवीएनएल, बीएचईएल सबसे बिग बेनिफिट। दीप नजर रखिए शीट पर, हाँ जी, जो मैंने जो अभी डेटा बनाई है। हाँ, क्या गजब डेटा बन रहा है। अच्छा, अरे पूछिए मत। इस बाजार में, सुस्ती वाले बाजार में, ये तो इंटरेस्टिंग है। इसको देख के कौन कह सकता है सुस्ती? अच्छा, ऐसा भी है? कौन कह सकता है? कैन यू इमेजिन? मतलब कॉल राइटर्स वीकली एक्सपायरी के दिन हाईएस्ट लेवल पे जहाँ खड़े हैं, कितनी क्वांटिटी होगी? 2,35,00,000 शेयर, 17,400 पर कॉल राइटर। आज की एक्सपायरी के 17,350 1,11,00,000, 17,450 1,23,00,000 शेयर। हम ऐसे ही कह रहे हैं कि लोग मार्केट में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। ये तो फिर ये तो देखो, बहुत इंटरेस्ट है। मतलब ऑप्शन, बैंक निफ्टी के ऑप्शन में कितने हैं? हाँ, 40,600 कॉल राइटर 93 लाख, 40,500 79 लाख। क्या पोजीशनें बनी हुई है? 70-80 लाख की बैंक निफ्टी के एक स्ट्राइक पर, निफ्टी की 1 करोड़ तो मामूली बात हो रही। वाह, इंटरेस्ट तो है वहां पर है ज्यादा, सिर्फ वहीं पर है। और कहीं नहीं है, सिर्फ वहीं पर है इंटरेस्ट। वो जो कहना चाहिए ना कि तुरंत फुरंत वाले ऑप्शंस के ट्रेड वहीं वहां पर हो रहा है ज्यादा। इंटरेस्टिंग डेटा है। मैं थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा। हाँ, बिल्कुल सर, 2:30 बजे मेरे पूरा। नियत समय पर, लेकिन आज मैंने डेटा पहले से ही तैयार करके रख लिया है और एकदम बता दिए कि भाई क्या क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले आइए, आरवीएनएल की ही बात निकली है तो इसी बात को और आगे बढ़ाई जाए। सुर्खियों में क्यों है ये शेयर, क्या कुछ हुआ है, इसके लिए क्या कुछ बदला है, ये आपको जानना और समझना है जरूरी। आइए, नुपुर जुड़ रही है हमारे साथ बताने के लिए आरवीएनएल से जुड़ी सारी खबरें। नुपुर बताएं। बिल्कुल सर, एक बड़ा ऑर्डर मिला है कंपनी को, L1 बिडर घोषित किया गया। इसके साथ कुछ और नाम भी सामने आए, जहां पे L2 जो सेकंड बेस्ट बिडिंग थी उनकी। तो एक ऑर्डर है 58,000 का, वंदे भारत की जो ट्रेन चलती है उन्हें बनाने के लिए ऑर्डर मिला और काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा सामने आया। अगर आरवीएनएल की एक जेवी है, जेवी के साथ L1 बिडर घोषित किया गया आरवीएनएल को, जहाँ पे वो जो पूरा प्रोजेक्ट की साइज है, जहाँ पे 200 वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी, जिसमें से 120 ट्रेनें जो L1 बिडर है आरवीएनएल और उनकी जो जेवी है वो बनाने वाली है, जिसकी कॉस्ट करीबन देखेंगे तो एक ट्रेन बनाने में 120 करोड़ के इस जेवी ने जो 120 करोड़ की सबसे कम बोली लगाई थी, इसलिए L1 बिडर से घोषित किया गया था। और एक ट्रेन को बनाने के लिए 120 करोड़ का कॉस्ट आता है। तो L1 बिडर को करीबन 14,500 करोड़ का टेंडर मिला है। तो आरवीएनएल के साथ जो जेवी है उसको 14,500 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसमें से आरवीएनएल के पास 25% की होल्डिंग रहेगी इस जेवी में। सेकंड बिडर जो है वो टीटागढ़ वैगन और बीएचईएल है, जहां पे उन्हें 80 ट्रेन बनानी है वंदे भारत के अंदर, और इन्होंने 140 करोड़ की बोली लगाई थी, जो उसके हिसाब से L2 बिडर इन्हें घोषित किया गया। तीसरी सबसे कम बोली आई थी बीएमएल सीमेंस कंसोर्शियम जो है, उन्होंने 145 करोड़ की बोली लगाई थी, तो उन्हें तीसरा कम बोली लगाने वाला घोषित किया गया। अब जो कुल ऑर्डर साइज है वो करीबन 58,000 करोड़ की है, और एक ट्रेन की उत्पादन लागत देखें तो 120 करोड़ के आसपास आती है। तो टोटल कॉस्ट 24,000 करोड़ होती है। लेकिन आने वाले 35 साल तक मेंटेनेंस का खर्चा भी यही जो L1 बिडर है वो उठाने वाला है, और इसका जो प्रोजेक्ट साइज है वो करीबन 34,000 करोड़ के आसपास का है। आने वाले 35 साल तक का मेंटेनेंस करेंगे। और अभी फिलहाल देखें तो जो वंदे भारत की जो लागत होती है वो 120 है, उसी पे कैलकुलेशन किया गया। आरसीएफ चेन्नई में एक प्लांट है, वो बनाती है, 16 डिब्बे की ये ट्रेन होती है, इसी के बेसिस पे इस प्रोजेक्ट को दिया गया। तो साइज काफ़ी बड़ी है, 2-3 नाम सामने आए हैं और काफ़ी पॉजिटिव इन कंपनीज के लिए, क्योंकि जो प्रोजेक्ट की साइज है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट इन कंपनीज के लिए है। ओके, तो बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर आरवीएनएल के लिए आते हैं। ये इंटरेस्टिंग है सर कि करीब 25,000 करोड़ का सिर्फ ट्रेन्स बनाने का ऑर्डर है, बाकी 33,000 करोड़ का ऑर्डर मेंटेनेंस का दिया गया है। तो वो एक रिकरिंग रेवेन्यू जो आज हम सुबह बात कर रहे थे, आई थिंक वहां से ज्यादा एक्साइटमेंट आ रहा है। अगले 35 सालों के लिए 35 सालों के लिए आपको रेवेन्यू विजिबिलिटी मिल जाती है। रोल रेवेन्यू विजिबिलिटी भी कैसे है, एक तो 35 साल तक आप बनाते रहो, उसमें मजा नहीं है। मजा उसमें है कि आप पहले बना के दे दो और उसके बाद एमसी
एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आते हैं। Exactly. तो वो मेंटेनेंस वाली कमाई है ना, वो कहते हैं ना अपने कितने भी, जैसे आप गाड़ियां खरीदते हैं, गाड़ियों में कमाई नहीं है, जो डीलर्स होते हैं सर्विस सेंटर, आफ्टर सेल सर्विस में कमाई है। आ जाओ भैया, हाँ मार्जिन वही है, मार्जिन वही है, तो वापस आएगा तो हमारे पास ही ठीक करवाने। Exactly. और अगर ऐसा नहीं होता तो हर गली में 5 मैकेनिक नहीं होते। एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली। तो अगर अनऑर्गेनाइज मैकेनिकल मार्केट है तो वो इसी वजह से है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप शोरूम में या रिकॉग्नाइज सर्विस सेंटर के पास जाएंगे तो वो आप पैसे ज़्यादा लेंगे, नो डाउट वो सर्विस अच्छी देते हैं जी, ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिर भी हर अच्छे काम की, जैसे हर अच्छे शेयर की भी एक वैल्यूएशन होती है, बिल्कुल होती है, वैसे हर अच्छी काम की भी एक वैल्यू, कितनी प्रीमियम लेंगे भाई। Absolutely. जो काम गली का मैकेनिक 2000 में कर ले, वो अगर 15,000 लगे तो फिर आदमी मजबूरी में भी जाता है, जाएगा ही। हाँ, तो वैसे ही हाल है। इसलिए मेंटेनेंस वाला जो मामला है ना, वो बड़ी मीठी कमाई है, चुपचाप आराम से आती रहती है, धीमे 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 धीमे। और तो ये वाला जो 35,000 करोड़ जो आने वाला है ना, ये बड़ा जबरदस्त interesting है, कमाई, इस वजह से एक्चुअल कमाई यहीं से है। ये कमाई बड़ी है। चलिए, ये है आपके लिए पूरे ऑर्डर की डिटेल, और इसलिए आप समझ सकते हैं कि क्यों इन स्टॉक्स में आज आप इतना जबरदस्त एक्शन भी देख रहे हो। जैसे जैन साहब कह रहे थे, अभी भी सस्ता लगता है आरबीएनएल इन लेवल्स पर, तो बड़ा ऑर्डर है और अच्छी वैल्यूएशन पर नजर रखिए। इस काउंटर पर मूव आ रही है। आई थिंक बंसी जी का भी कुछ कमेंट है इस पर। बंसी जी, जी सर बताएं। दिवांशु, मैं बोलना चाह रहा था, फिर मैंने सोचा कि अनिल जी पकड़े ना। अनिल जी, बिल्कुल आपने सही बोला। देखिए, जब नई गाड़ी लेते हैं ना अनिल जी, 4-5 साल तो वारंटी होती है, तब तक वो अनिल जी वर्कशॉप में जाती है, तो जो गाड़ी के ब्रेक शू हैं, शॉकर हैं, वो सब बाद में ही बदले जाते हैं। तो अनिल जी वो गली का मैकेनिक की बदलता है, लेबर और अनिल जी मटेरियल दोनों की कॉस्ट अनिल जी बचती है। और बाहर अंदर तो अनिल जी लेबर पर भी जीएसटी लगता है, बाहर तो जितना अंदर जितना जीएसटी देते हैं, बाहर उतनी लेबर में काम हो जाता है अनिल जी। नहीं, लेकिन जीएसटी बचाना ठीक नहीं है, जीएसटी जहाँ देना है वहाँ देना ही चाहिए, हालांकि चाहे वो लेबर हो चाहे मटेरियल्स हो। लेकिन ये बात सही है कि दाम में जो फर्क है जी, उस वजह से काफ़ी लोग अनऑर्गेनाइज मार्केट की तरफ शिफ्ट होते हैं। थोड़ी सी प्राइसिंग रीजनेबल हो ना, तो लोग शायद शोरूम पे जाकर या फिर सर्विस सेंटर पे, ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे करना ज़्यादा पसंद करेंगे। बट दिस इज़ लाइफ, दिस इज हाउ इट इज़, क्या कर सकते हैं आप। ओके, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इंतजार। 17,300 डीप डेटा जो बन रहे हैं, वो ये कहने की 17,300 शायद आसानी से तोड़े ना मार्केट। अच्छा, हाँ, लग रहा है कि 17,300 पे सपोर्ट नजर आ रहा है डेटा के हिसाब से। तो वो दिख रहा है बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट दिख रहा है वो यहीं पर है, आखिरी वाला 40,400, 40,300 से 40,400 ये आखिरी सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। इसके नीचे खराब होगा तो अभी भी बैंक निफ्टी खराब होने वाली रेंज में नहीं आया, और निफ्टी एकदम आखिरी सपोर्ट की रेंज पे आ गया 17,300। तो जो डेटा दिख रहे हैं वो शायद 17,300 को होल्ड करने की तरफ इशारा अभी कर रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी आगे क्या कुछ होता है। आइए, कोल इंडिया आज का स्टार परफॉर्मर, हमारे सारे एक्सपर्ट्स की पसंद का शेयर भी रहा है, मजबूती से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। टोरेंट ग्रुप के दोनों ही शेयर आज मजबूत है, टोरेंट फार्मा और टोरेंट पावर 2-2% की अच्छी तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एक और स्टॉक है, एक स्पेस रादर, जिससे कोई पसंद आजकल करता नहीं, HPBP IOC, आज ये मजबूती के साथ है। और इनमें सबसे ज़्यादा पसंदीदार, सबसे ज़्यादा पुराना ट्रैक करने वाला BPCL। हाँ, किसका? वागले साहब। वागले साहब। अभी अब तो बच्चे को ध्यान में। वागले साहब, चार्ट्स देखने का कष्ट करेंगे BPCL का? अनिल जी, कंसोलिडेशन में है, और कंसोलिडेशन में बहुत पेनफुल होता है, ना लोअर रेंज तोड़ता है ना अपर रेंज तोड़ता है। लोअर रेंज लगभग 315-316 की है। आज एक अच्छी बात है कि 320 का एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है कि यहाँ से 340-350 चला जाए, वो मुझे दिख नहीं रहा है। तो मैं इतना ही कहूँगा, 315 के नीचे ही इसको बेचे, अगर बेचना है तो एज अ ट्रेडर, फिर 300 तक जा सकता है। ऊपर में 330 जाना मुश्किल है। ब्रॉडली 315-330 में टाइम स्पेंड करेगा अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस, तो कुछ ना करे। ठीक है सर, बट लेवल्स ध्यान में रखिए। HPBP IOC तीनों काउंटर्स आज आपको मूव में दिख रहे हैं, और कोल इंडिया ये थोड़ा मूव में दिख रहा है, तो थोड़ा सपोर्ट इन काउंटर्स की तरफ से आ रहा है। मैक्रोटेक, अनिल जी, आई डोंट नो इसमें क्या हुआ है, कुछ तो एक इन्होंने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, बट आई एम नॉट श्योर कि ये सिर्फ उसी का एक्साइटमेंट है कि क्या। शायद इन्वेस्टर कॉल्स की है, जो मैं सुना है कहीं, मुझे एग्जैक्टली पक्के से याद नहीं है, या सुनने में शायद उन्होंने कॉल की, उस वजह से ये स्टॉक आज बड़ा भागा है। जबरदस्त 17% हो गया इस हफ्ते, 25%। माय गुडनेस,
लोटा डेवलपर्स के नाम से जानते हैं आप इसे? मैक्रोटेक डेवलपर्स 17% मजबूत है, गजब भागा है भाई। आप पिछले फ्राइडे से अगर आप देखेंगे ना, 24 तारीख से एक्चुअली अगर आप देखेंगे 38% भाग चुका है। 38% की रैली आ गई। आई एम नॉट श्योर क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर, कुछ तो एक्शन इस पर जबरदस्त वाला बन रहा है। बड़ी मेरे को लगता है एक चीज जो हो रही है दीप, जो मैं एक कोई मतलब डेटा के बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ जनरल नॉलेज से कह रहा हूँ, और वो ये कि जो 1 अप्रैल से आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स जो एडजस्ट करने की छूट मिलती थी रियल एस्टेट वाले में, कि अगर आपने कहीं से भी लॉन्ग टर्म कैपिटल, आपने कहीं से भी कैपिटल गेन्स कमाया है और उस कैपिटल गेन्स को आपको एडजस्ट करना है, आप अगर घर खरीद लो तो उसमें एडजस्ट हो जाता था। राइट यस। अब इस बजट में वो लिमिट 10 करोड़ की कर दी सरकार ने कि 10 करोड़ से ज़्यादा के घर में खरीदने पे आपकी वो एडजस्ट नहीं होगा। करेक्ट। तो आई थिंक लग्जरी घरों की डिमांड 31 मार्च के पहले काफ़ी तेजी से बढ़ गई। वो हो सकता है अब उसकी वजह से 40% बढ़ जाए, ये मैं नहीं कह रहा जी, लेकिन एक कारण वो है जिसमें लग्जरी फ्लैट्स की डिमांड काफ़ी है और लोग 31 मार्च के पहले रजिस्ट्रेशन करवाने में, खरीदने में आपाधापी मचा रहे हैं। हो सकता है टैक्स बचाओ अभियान टाइप्स, ऐसा हमने सुना है। जरा अगर इस पे किसी की कोई विशेष टिप्पणी है, अगर आपको पता है किसी को, तो जरा मुझे बताएं, जो कोई किसी की नॉलेज में आया हो जीके के हिसाब से। इसमें तो कोई फंडामेंटल रिसर्च वाली बात है। जैन साहब जी बताएं सर। देखिए अनिल जी, ये बात तो सही है जो आप कह रहे हैं, वो लग्जरी हाउसेस वाली बात, और इस बार बजट में सर्टेनली उनके लिए बड़ा इम्पैक्ट है ये, और 1 अप्रैल है तो इन टाइप की चीजें देखने को पास में भी मिली है। और दूसरी बात यह है, ये स्टॉक टूटा भी वैसा ही था। अगर आप मैक्रोटेक को देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में टूटा भी वैसे ही है, तो रिकवरी जो है हमें ज्यादा दिख रही है। टूटने वाली चीज क्या है, क्योंकि मार्केट के साथ टूटता है तो ज्यादा नोटिस में नहीं आता, बट ऊपर के लेवल्स 1100 से नीचे 700 का लेवल दिखा के वहां से जो बाउंस बैक किया है, और अभी भी अगर देखें तो अपने उन्हीं लेवल्स पे है जहां पे ये सपोर्ट वैसे लेता अगर नॉर्मल मार्केट्स होते और हल्का रिजल्ट देता। तो पिछले क्वार्टर में रिजल्ट्स भी हल्के थे, बट इस बार ठीक है, चीजें सारी वो है। बट ओवरऑल मैं तो वैसे भी स्टॉक को रेकमेंड या ट्रैक किया नहीं पास में भी, और मेरी तरफ से वैसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोई रिकमेंडेशन वैसे नहीं है, बट चार्ट्स पर आप इग्नोर कर नहीं सकते। एक बार हिमांशु जी से भी चार्ट चेक लिया जाए। हिमांशु जी जरा देखें, मैक्रोटेक डेवलपर्स आज 18% 990 का लेवल, और इस हफ्ते पिछले 3-4 दिनों से बढ़िया मूव आई है। जरा अब अगले लेवल्स बताएं इसके लिए। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, बिल्कुल एक वी शेप रिकवरी स्टॉक में देखने को मिली है। जिस तरह से गिरा था बिल्कुल वैसे ही रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन चार्ट पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस तरह के पैटर्न्स में जो ये लेवल है वो क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जितनी तेजी से स्टॉक बढ़ा है उतने ही वापस जो गेन्स हैं वो वापस से वाइप ऑफ होते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। तो 1010 1020 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके ऊपर अगर स्टॉक स्टैब्लिश होता है आने वाले दिनों में या वीकली क्लोजिंग पर, तब मुझे लगता है जो डिक्लाइन स्टॉक में देखने को मिला था वो कहीं ना कहीं निगेट होता हुआ नजर आएगा, और फिर वापस अपनी नॉर्मल चाल स्टॉक देखने को मिल सकती है। 1010 के ऊपर अगर स्टॉक स्टेबल होता है दीप, तो मुझे लगता है कि पोजिशनली 1060 और 1100 रुपए तक की अपसाइड भी स्टॉक में देखने को मिलेगी। तो ये है आपके लिए मैक्रोटेक, जिस पर रखनी है नज़र। एक बार जरा बाकी रियल एस्टेट काउंटर, स्पेशली जो लग्जरी प्रॉपर्टीज जिनके हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। ओबरॉय रियल्टी देखते हैं कैसा कर रहा है। डीएलएफ पर भी रखिए नज़र। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के भी कुछ प्रोजेक्ट उस श्रेणी में आ सकते हैं, बट डेफिनेटली बड़ा एक्शन आ रहा है। तो बाकियों में वैसी मूव नहीं आ रही जितनी हम मैक्रोटेक में देख रहे हैं, बट गोदरेज, ओबरॉय रियल्टी, डीएलएफ ये भी होल्ड आउट कर रहे हैं। महिंद्रा लाइफ भी आपको होल्ड आउट कर रहा है। कोई ऐसी ज़बरदस्त गेन नहीं है, 1% से कम ही गेन्स है, बट आई थिंक स्पेसिफिकली मैक्रोटेक में ये एक बड़ा ट्रिगर बनते हुए दिख रहा है। तो नजर रखिए इस काउंटर पर, बढ़िया मूव इस पर आई है। एनबीसीसी, सुमित जी का फेवरेट स्टॉक, इस पर भी आज जबरदस्त मूव आई है। ऑर्डर विन्स अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कई सारे काउंटर्स के लिए। सुमित जी, एनबीसीसी बताएं सर, अगला लेवल 36 के पार आ गया इस समय, 6.5% ऊपर। कल और आज में दीपांशु एक बढ़िया मूव एनबीसीसी के अंदर देखने को मिला है, लेकिन अब यहाँ पे फ्रेश खरीदारी नहीं बनती है। 37 रुपए 38 रुपए ये ऊपर में रेजिस्टेंस बनेगा। ये लेवल टूटने के बाद ही 44 रुपए तक का मूव ऊपर में देखने को मिलेगा। तो एक बार के लिए जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, फ्रेश खरीदारी वेट करें। अब ऊपर में जब ब्रेकआउट आएगा तब फ्रेश खरीदारी बनेगी। नीचे में इसका सपोर्ट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 35 रुपए 25 पैसे के आसपास का लगा के होल्ड कर सकते हैं एनबीसीसी। तो एनबीसीसी पर रखिए नज़र, इस पर भी आपको बड़ा मूव आते हुए दिख रहा है। रियल एस्टेट की बात निकली तो रेमंड, बॉम्बे डाइंग, ये भी कुछ काउंटर्स हैं मुंबई बेस्ड, जिनके कुछ प्राइम प्रॉपर्टीज़ भी हैं।
यहाँ पर भी आपको एक्शन दिख सकता है। बट अक्रॉस द बोर्ड रियल एस्टेट आज वन ऑफ द फ्यू सेक्टर्स है जो होल्ड आउट कर रहा है इस समय। बॉम्बे डाइंग में वैसे कुछ बड़ा एक्शन इस समय नहीं है। पर आइए बात करते हैं एक स्टॉक की जहां पर सुबह से थोड़ा एक्साइटमेंट बना हुआ है, और वो है आपके लिए बजाज फिनसर्व। इनके लिए बड़ा अपडेट आया है, म्यूचुअल फंड ऑपरेट करने का लाइसेंस इन्हें सेबी की तरफ से मिल चुका है। आइए समझते हैं इस मूव का इंपैक्ट। नुपुर है हमारे साथ तैयार। नुपुर, वैसे तो सुबह का एक्साइटमेंट बजाज फिनसर्व ने गिव अप कर दिया है बाजार के मूड माहौल के साथ, ये भी अब फ्लैट हो गया है, बट कंपनी के लिए कितनी बड़ी खबर है ये? कंपनी के लिए भी काफ़ी बढ़िया खबर है और काफ़ी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि अब ये पूरी फाइनेंशियल कंपनी बन जाएगी, फुल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर अब बन जाएगी, क्योंकि कंपनी को म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू करने के लिए अब सेबी से लाइसेंस मिल गया है। कंपनी की 2 सब्सिडरीज हैं, बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड ट्रस्टी और बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट को जो लाइसेंस है म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू करने के लिए, उससे अब सेबी से अप्रूवल मिली है। तो ये दोनों सब्सिडरीज अब पूरा इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड सेगमेंट ला सकती है। इनके ऑप्शंस ओपन हो गए कंपनी के लिए, और जो कंपनी निवेशकों को मल्टी चैनल और टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी सर्व कर सकती है। तो पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए, और जो सब्सिडरीज है वो भी तैयार है ये सारे प्रोडक्ट्स ऑफर करने के लिए। इसके अलावा अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो अब तक 40 म्यूचुअल फंड हाउसेस थे जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। ये दोनों सब्सिडरीज को लाइसेंस मिलने के बाद अब 42 म्यूचुअल फंड्स हो जाएंगे। इसके अलावा अगर टोटल इंडस्ट्री की बात करें तो 40 ट्रिलियन की ये पूरी इंडस्ट्री है, जहाँ पे जिसके आसपास म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है वो मैनेज करती है अपने फंड्स। इसके ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसके लिए भी कंपनी ने अपनी टीम को बना लिया है। जो बजाज फिनसर्व के कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के ग्रुप थे गणेश मोहन साहब, उन्हें अब एएमसी का सीईओ बना दिया गया। तो ये भार संभालेंगे इन दोनों सब्सिडरी के। साथ ही साथ एक पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनी से भी उन्होंने निमेश चंदन जी को उठाया है जो इन्वेस्टमेंट टीम संभालने वाले हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम भी सामने आई है ये जो बिजनेस, एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है, ये संभालने के लिए। इनफैक्ट अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की भी बात करें तो काफ़ी सारे प्लेयर्स और काफ़ी बड़े नाम आते हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। तो हो सकता है अब आपको सिर्फ बजाज फिनसर्व की तरफ से इंश्योरेंस के लिए फ़ोन ना आए, म्यूचुअल फंड के लिए भी अब कॉल्स आने लगेंगे, क्योंकि ये बिजनेस अब कंपनी स्टार्ट कर देगी। म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट करने जा रही है। जैन साहब, कितनी बड़ी खबर माने सर? बजाज फिनसर्व के लिए एक नया एंट्रेंट हो गया लिस्टेड स्पेस से। ऑफ कोर्स जैसे नूपुर बता रही थी, ये तो फुल फ्लेज फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर है, इंश्योरेंस कारोबार है, लेंडिंग कारोबार है, बजाज फाइनेंस भी है इनके पोर्टफोलियो में। कैसे देखें सर इसे? देखिए, खबर अच्छी है कंपनी के लिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के साथ एक बहुत बड़ा सिनर्जी और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स है। सबसे बढ़िया बात है, देखिए ये लोग ऑलरेडी इंश्योरेंस में यूलिप्स बेचते हैं, तो यूलिप्स भी एक तरीके से देखिए टर्म प्लान प्लस म्यूचुअल फंड मिला के अगर एक प्रोडक्ट बनता है तो वैसा ये लोग कर रहे हैं। बहुत बड़ा इनका ऑलरेडी नेटवर्क है इंश्योरेंस कंपनीज का, और उसी में ही ये ले रहे हैं। फिर आप फाइनेंस में देखिए, बजाज फाइनेंस के तो कितने सारे हम देखते ही ऑटोमेटेड कॉल्स आते हैं, तो आईवीआर कॉल्स आते हैं, तो पता ही चलता है कि किस तरीके की मार्केटिंग और कंपनी की रीच के बारे में तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीच है। भले वो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व की तो एक बात कहूं, जब वॉरेन बफेट साहब आए थे तो वो इस कंपनी के कॉर्पोरेट एजेंट बने थे, तो ये तो नहीं भूलना चाहिए कि इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी, इस कंपनी के क्रेडेंशियल्स और जो मैनेजमेंट है, मतलब दोनों ब्रदर्स ने, एक बजाज ऑटो ग्रुप और एक बजाज ये फाइनेंस ग्रुप, बजाज ऑटो ग्रुप और एक बजाज ये फाइनेंस ग्रुप, दोनों को गजब तरीके से ग्रो किया है। तो मुझे लगता है कि ऐसे आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट द एएमसी सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो पहले जो पीएमएस चला रहे थे, एआईएफ चला रहे थे, वो भी अब कई सारे म्यूचुअल फंड्स आने वाले हैं, कई आपके पैसिव म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं, बहुत फियर्सली कॉम्पिटिटिव हो गया। और हमें दिखता है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जो एएमसी कंपनीज है, जैसे कि मैं कल सुन रहा था निपॉन के बारे में भी रिकमेंडेशन हो रही थी, तो ये सारे के सारे पिटे हुए एचडीएफसी, एएमसी सब। तो इसका रीजन यही है कि एक तो यहाँ पे भी डिसरप्शन हो रहा है, जो कि हमने ब्रोकिंग इंडस्ट्री में देखा, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में भी डिसरप्शन हो रहा है। फिर ईटीएफ्स और पैसिव इन्वेस्टिंग वाली चीजें बढ़ के आ रही है, काफी जो नए टाइप के एएमसीज है वो आ रही है। तो मुझे ओवरऑल लगता है कि फिनटेक टाइप के लोग आ रहे हैं, सो वी शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट द सेक्टर। बट यस, ये कंपनी अच्छा करेगी ऐसा मेरा मानना, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ी सिनर्जी और क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फिनसर्व पर आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब, स्वागत है आपका, बताएं सर क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, बाजार में वैसे निफ्टी के लेवल पे आज जरूर गिरावट है, कल एक अच्छी खासी तेजी के बाद, बट
ब्रॉडर मार्केट यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट ठीक ही कर रहा है, मतलब वहां पे एक बहुत ही नेग्लिजिबल सी गिरावट है और स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी एक्टिविटी है। तो 2 स्टॉक्स आज अनिल जी खरीदारी करने के लिए दोनों, और कैश मार्केट के स्टॉक्स है दोनों। ओके, बहुत ही बढ़िया। बताएं सर पहला। अनिल जी जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है पनामा पेट्रो, जो अभी 314 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये कंपनी स्पेशलिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे ऑयल है, ल्यूब्रिकेंट्स है, ये बनाती है और एक्सपोर्ट करती है। और ये जो इनके प्रोडक्ट्स है ये पावर, एफएमसीजी, टेक्सटाइल्स, फार्मा, रबर, इन सब सेक्टर के लिए काम आते हैं। जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है, डाबर है, मेरिको और कई सारी और एफएमसीजी कंपनियां जो इनकी क्लाइंट लिस्ट में आती है। सॉलिड फंडामेंटल्स है। एक तो इन्होंने हाल ही में एक कैपेसिटी एक्सपेंशन किया अपने दुबई के प्लांट में और एक इंडिया के प्लांट में, तो उसका एक बेनिफिट आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी क्लोज टू 30%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37%, एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है, डिविडेंड यील्ड है क्लोज टू 3%। और सबसे अच्छी बात है वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, 8 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि पीयर्स वुड बी ट्रेडिंग क्लोज टू अराउंड 40-45 के मल्टीपल। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा और अच्छे कई रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है, तो इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 330 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 305 रुपए का। 305 का स्टॉप लॉस, 330 के टारगेट के लिए करें खरीदारी आप पनामा पेट्रो में। यह है पहला स्टॉक आपके लिए। बताएं सर दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक अनिल जी, स्टॉक का नाम है स्टाइलम इंडस्ट्रीज, जो अभी 1095 के आसपास ट्रेड करता है। भारत की सबसे बड़ी लेमिनेट बनाने वाली कंपनी है, जो कि डेकोरेटिव लेमिनेट्स में इनका स्टाइलम ब्रांड है जो बहुत ही पॉपुलर है। और इसके अलावा ये एक एक्रिलिक पैनल्स बनाते हैं जिसका ब्रांड नेम है ग्रेनेक्स, और ये भारत में इकलौती कंपनी है जो ये बनाती है, अदरवाइज ये इंपोर्ट से सब्स्टिट्यूट होता है ये प्रोडक्ट। तो वहां पे भी एक बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस है इनके प्रोडक्ट्स की, तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले सालों के लिए। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। दिसंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 24 करोड़ का पैट आया, जो पिछले साल दिसंबर तिमाही में 15 करोड़ का पैट था। अच्छे रिटर्न रेशियोज, रिटर्न ऑन इक्विटी क्लोज टू 19%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%, फिर डेट भी मैनेजेबल है 0.21 का। और बाजार के कई सारे अच्छे रिनाउंड निवेशक इसमें भी इन्वेस्टेड है। फिर एफआईएस डीआईएस भी अराउंड 13-14% स्टेक ओन करते हैं। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और अपने हाइट से करेक्ट होकर स्टॉक इन लेवल्स पे ट्रेड करता है। मुझे लगता है यहाँ पे इसको खरीदना चाहिए। 1140 का शॉर्ट टर्म टारगेट है और 1070 का स्टॉप लॉस रखना। ओके, 1070 का स्टॉप लॉस और 1140 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। सेठी साहब धन्यवाद आपका मेरी और दीप की तरफ से, तो हमेशा की तरह है ही। और आज देख जरा स्क्रीन पे कौन कौन है, उन सब की तरफ से भी आपको धन्यवाद मैं दिलवा दूं। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, हिमांशु जी, जैन साहब, सुमित जी, और कौन बचे? सुमित जी। इन 6 की तरफ से भी आपको धन्यवाद है। पूछिए क्यों? अनिल जी, इन लोगों ने कोई भी अभी तक कॉल दिया नहीं होगा मेरे ख्याल में, कोई बाई कॉल दिया ही नहीं होगा अभी तक। बाई को सेल भी नहीं दिया, बाई तो छोड़ो। मतलब ये कब से आप ही का इंतजार कर रहे थे कि कब सेठी साहब आएंगे और हमारा काम करेंगे। जी कुणाल जी आपको कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफाई में, जो आप मानना मत। जी कुणाल जी बताइए। अनिल जी हम तो बाय बाय का कॉल देना चाह रहे थे, अनिल जी कोई कॉल ही नहीं आ रहा। अनिल जी होंगे आप 3:30 बजे बाय बाय होंगे, थोड़े से 1 घंटा और टाइम पास करें तब तक आराम से धीमे धीमे। कुछ जैन साहब चाय वाय मंगवाए आपके लिए? खाऊंगा मैं, मेरा सेवन का समय आने वाला है। हाँ। बाकी पनामा पेट्रो स्टाइलम दोनों के लिए धन्यवाद सेठी साहब को। काफी बार मैंने भी इन स्टॉक्स को रेकमेंड किया, जेम्स में भी कवर किया, एसपीएल मिड कैप में भी। तो मैं देखा था कि इसलिए मेरे लिए आप बोलने वाले हैं, बट आपने सबके लिए बोला, बट ठीक है। बिल्कुल धन्यवाद आप सबका। और सेठी साहब एक बार फिर से आपका धन्यवाद। आइए 2:30 बजे की स्ट्रेटजी का है वक्त। बिल्कुल लेते हैं अनिल जी से उनकी क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी। सर डाउ फ्यूचर्स हल्की बढ़त दिखा रहा है, नैस्डैक फ्यूचर्स में ज्यादा गिरावट है। जो ये बॉन्ड यील्ड 4% के ऊपर गई है ना, ये परेशानी कल भी दिखी थी, 0.5% गिरा था, आज भी 0.5% नीचे आपको नैस्डैक फ्यूचर्स है, तो वहां से परेशानी आ रही है। 4% के ऊपर कायम है इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड। यूरोप में भी आज कमजोरी है सर, करीब 1% के नीचे आपको दिख रहे थे, अब थोड़ा रिकवर हुए। एक्चुअली यूरोप थोड़ा सा रिकवर हो रहा है, बट कमजोरी ही बनी हुई है वहाँ पर। रुपया 6 पैसे कमजोर है, तो वहाँ से कुछ एक्शन नहीं है। एशिया में भी मिला जुला ही एक्शन था, तो हमारे बाजार ज़्यादा कमजोर दिख रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स भी सुस्ती हैं इस समय। क्या करना है सर?
दीप देखिए, दो चीज़ें जो अभी मैं बात कर भी रहा था कि आज कुछ कॉल्स नहीं है। एक्चुअली कॉल्स नहीं होने की वजह भी यही है कि बाजार का डायरेक्शन बहुत ज़्यादा साफ नहीं है। अगर बन रहे हैं तो थोड़े बहुत शॉर्ट कॉल आज बन रहे हैं। अब जैसे कल लॉन्ग कॉल्स बने, लेकिन वो तेज़ी एक ही दिन की बनी। आज शॉर्ट कॉल्स का जब तक रिवर्सल का संकेत आप चार्ट्स पर देखें, वॉल्यूम के हिसाब से देखें, तब तक वो उन लेवल्स के आसपास आ जाते हैं जो आपके लिए सपोर्ट का लेवल है। दूसरी तरफ खुद अभी सेठी साहब कह भी रहते हैं कि भले इंडेक्स खराब है लेकिन ब्रॉडर मार्केट उतना खराब नहीं जितना इंडेक्स खराब है। सो इस लिहाज से किसी भी तरह का एक व्यू बनाना मेरे ख्याल से सारे एक्सपर्ट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में वैसे कम कॉल्स आए तो बेहतर ही है, बजाय इसके कि आप ज़्यादा कॉल्स दें और या तो वो टाइम पास हो, वो जो टाइम वाइज करेक्शन बड़ा पेनफुल होता है, या फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, उससे बजाय एक्टिविटी कम हो तो बेहतर है। अब रहा सवाल लेवल्स का, डेटा मैं आपको बता दूं 17,300 ये लेवल होल्ड होना चाहिए और आखिरी उम्मीद भी उसके बेहद करीब है। थोड़ा दूर होता है तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली कहता कि 17,300 होल्ड हो जाएगा। तो अब अपने को 3 बजे तक 17,300 को होल्ड करना है। 20 पॉइंट का ही क्वेश्चन है। अगर होल्ड होता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि 1,66,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट वहाँ पर है। मेरा ये समझना शायद क्लोजिंग बेसिस पे हम इसको बचा पाएँ, अगर 3 बजे तक बचा पाते हैं तो। और 3 बजे के पहले 17,300 तोड़ देते हैं तो फिर 17,250 से लेकर 17,200 तक का रास्ता आपके लिए नीचे खुल जाता है। 50 पॉइंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें तो कोई कहीं नहीं है। तो ये आपके लिए निफ्टी पर आया। और चूंकि वीकली एक्सपायरी है इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं कहना चाहता कि नहीं 17,200 के नीचे बंद नहीं होंगे। ऊपर 17,400 आपसे पार नहीं होगा, ये आप बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि 17,400 के कॉल्स, इवन 17,350 भी अपने आप में एक अच्छी रुकावट है। 1,11,00,000 शेयर 17,350 के कॉल्स पर हैं। 2,35,00,000 शेयर 17,400 पर कॉल राइटर खड़ा है। सो ब्रॉडली अभी जो रेंज दिख रही है वो 17,300 17,350 दिख रही है। 17,350 के को 3 बजे के पहले निकाल लिया ऊपर तो 17,400, 17,300 के 3 बजे के पहले तोड़ दिया तो 17,250। ये आपके लिए 50 पॉइंट की रेंज में 50 पॉइंट का एडिशनल मूव गिन के चलिए। ये निफ्टी के डेटा साफ है। अब आइए बैंक निफ्टी। 40,400 40,500 आपका सपोर्ट रेंज है, जहाँ पर आप अभी ट्रेड कर रहे हैं। 40,400 के पुट पर 62 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 73 लाख शेयर है, 73 लाख। यही रेंज है जो सपोर्ट का काम करेगी। इसके नीचे फ्रेश कमजोरी होगी। ऊपर 40,500 40,600 रुकावट की रेंज है। 40,500 और 40,600 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग होकर रखी है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में 40,600 पर है, पुट में 40,500 पर है। तो इसी 100 पॉइंट की रेंज को आपको फोकस करना है। 40,600 के ऊपर फिर से आप मजबूत होना शुरू होंगे। 40,400 के नीचे फ्रेश कमजोरी आएगी। ऐसा लग रहा है इस 200 पॉइंट की रेंज को ही बाजार ट्रेड करना चाहता है। बंद होते होते अगर 40,500 होल्ड कर ले तो बढ़िया है, नॉट बैड। और बंद होते होते 17,300 होल्ड कर ले तो ठीक है, कम खराब है। इस पे मेरा एक सवाल है। हाँ, अगर इतनी छोटी रेंज है, हाँ, राइट, 100 पॉइंट भी आप बोल रहे नहीं है, मतलब बोलने के लिए 100 पॉइंट है, वैसे तो 100 पॉइंट से भी कम है। बैंक निफ्टी पे 200 पॉइंट से कम है। तो इतने सारे पुट राइटिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग हो कैसे रही? अगर इतनी छोटी रेंज में कैसे आप ट्रेड कर रहे हैं? अच्छा सवाल ये दीप। इसमें क्या होता है कि आजकल जो है ना, एक तो ये कि मशीन ट्रेड बहुत होने लगे। तो मशीन ट्रेड में क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल ट्रेड फटाफट करने की ऑप्शन हो जाती है, जल्दी जल्दी हो जाता है। दूसरा क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका व्यू मंदी का है, आप 17,335 पर इस वक्त आप निफ्टी पर है, ठीक है। अभी करंट प्राइस की जैसे बात करते हैं, मशीन ट्रेड कैसे काम करता है। 17,300 का आप पुट ले लेंगे, ठीक है, और सामने 17,250 या 17,200 के 2 पुट बेच देंगे या 1 बेच देंगे। तो आपकी अनएक्सपेक्टेड अगर तेजी हो गई तो आप सेफ हैं, करेक्ट, क्योंकि आपने हेजिंग भी कर रखी है। ये सिमिलरली मतलब मल्टीपल एक स्ट्रेटेजी में 4-4 6-6 ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बनती है। तो उस 4-4 6-6 ऑप्शन की स्ट्रेटेजी में आखिरी दिन ये जो इतना भारी भरकम वॉल्यूम है, ये पूरा का पूरा टाइम डिके वाला मामला है। जैसे जैसे समय खत्म होता है, जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नजदीक जाते हैं, प्रीमियम आपकी उड़ती जाती है। तो वो प्रीमियम कमाने की तो अब क्या है, मशीन ट्रेडिंग की वजह से लोग बड़े स्मार्ट हो गए। तो वो क्या करते हैं कि एक ये जो टाइम वैल्यू है उसको पकड़ के खाने की कोशिश करते हैं, और सामने आउट ऑफ द मनी वाले ऑप्शंस में ट्रेड करके अपनी अनएक्सपेक्टेड रिस्क को हेज कर लेते हैं। सो कभी कभी मतलब आप एक रिस्क तो रहेगी अगर आपकी मार्केट में कमाने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये कि आपका व्यू सही होना चाहिए। अगर व्यू गलत है तो आप 1000 स्ट्रेटेजी बना दो, आप नुकसान से थोड़ा बच सकते हो, लेकिन आप ये कहें कि मेरा व्यू गलत होने पर भी मैं प्रॉफिट बनूंगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। राइट, करेक्ट। और व्यू गलत होगा तो थोड़ा बहुत तो पैसा लेके ही जाएगा। सो आई थिंक आजकल जो मशीन ट्रेड में हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप मल्टीपल ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। नज़दीक की स्ट्राइक प्राइस वाले खरीद लेते हैं, दूर की स्ट्राइक प्राइस वाले 1 या 2 बेच देते हैं, और उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो उससे होता ये है कि आपको टाइम वैल्यू का फ़ायदा मिल जाता है। और इस बीच में अगर आपका व्यू जो सही पड़ गया
तो मोटा पैसा आ जाता है। तो इस वजह से ये ऑप्शंस का ट्रेड ज़्यादा हो रहा है, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जिस वजह से ऑप्शन में वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, ऑप्शन का सस्ता होना। जो स्मार्ट लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो पैसा लगाकर पैसा बनाना जानते हैं, तो वो ऑप्शन राइट करते हैं। जिन लोगों के पास पैसा कम है लेकिन ट्रेड करना है, अब अगर आप 100% मार्जिन वाली सिचुएशन में या कैश मार्केट के स्टॉक्स खरीदेंगे तो आपको लीवरेज नहीं मिलती, और लीवरेज नहीं मिलने पे आपको ट्रेड करने की जो किक या मजा या मोटा पैसा बनाने की जो इच्छा होती है, हो ना हो पूरी वो अलग बात है, लेकिन वो इच्छा भी पूरी नहीं होती करने की। इसलिए लोग ऑप्शन की ट्रेडिंग में ज़्यादा आ रहे हैं। फिर यहाँ पर ऑप्शन में आपको वॉल्यूम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जिसकी वजह से ऑप्शन भारी भरकम एक्शन में आ रहा है। तो ये रिटेल करे क्या इसमें, या वो जो इतनी क्षमता नहीं है कि इतनी जल्दी अपने ट्रेड स्क्वायर ऑफ करें, नए ट्रेड्स ले सकें, या इतने मल्टीपल लॉट्स नहीं, 2-3 लॉट्स में? ये स्किल ट्रेडर्स का काम, रिटेल का काम है ही नहीं, अटक जाते हैं वो। ये रिटेल का काम है नहीं, हेज फंड्स का, स्किल ट्रेडर्स का, मशीन लर्निंग, मशीन ट्रेडिंग करने वालों का काम है। और इसीलिए होता है कि आमतौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे लग जाते हैं। जो हम बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, यही ऑप्शंस ट्रेडिंग में 99% लोग नहीं कमा पा रहे हैं। 90% लोग 90% नहीं, वो यही बात सही है, बिल्कुल सही है। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग करना लोगों को लगता है क्या है, मेरे क्या जा रहे हैं, 5,000 रुपए का ऑप्शन ले लिया, 10,000 का लिया, मैक्सिमम लॉस इतना ही है। ये मैक्सिमम लॉस 5 या 10,000 का नहीं है, ये आपकी कैपिटल का 100% लॉस है, जितना आप लगा रहे हैं। बिल्कुल वो फर्क जब तक रिटेल ट्रेडर को समझ में नहीं आएगा, होता क्या है, थॉट प्रोसेस अलग है जी। फ्यूचर्स खरीद कर 50,000 रुपए का नुकसान करते हैं तो उनको लगता है मैंने बड़ा कर दिया, भले वहाँ मार्जिन 1 लाख का 2 लाख का दिया हो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 10,000 का खरीद करके नुकसान 0 कर देंगे उसको, तो लगता है मैंने 10,000 का नुकसान किया। सो ये नहीं समझ में आ रहा है कि पूरा का पूरा गया जो रिकवर नहीं होगा वापस। यस, करेक्ट, कोई चांस नहीं। तो वो थॉट प्रोसेस जब तक नहीं बदलेगी कि आप कितनी कैपिटल लगा रहे हो, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पूरा का पूरा जा रहा है, तब तक ये दिक्कत रहने वाली है। सो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सर। और दिख रहा है इस समय तो स्क्रीन पर, हाँ, काफ़ी बुरा हाल है बाजार का भी। ओके, ये है आपके लिए पूरी बाजार का हाल और अनिल जी की स्ट्रैटेजी। इस समय बहुत ही सीमित दायरे में आप अटके रहने वाले हैं, इंडेक्स पर कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। अगर एक्सपेक्ट करना है तो वो स्टॉक्स में ही होने वाला है, और आज तो कैश स्टॉक्स में ज़्यादा आपको एक्शन दिख रहा है। वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड, जरा इसको पुल अप करिए। इस पर एक अच्छी मूव आ रही है, बढ़िया स्पाइक इस समय आते हुए दिखा है। अभी थोड़ी देर पहले जुबलेंट फूड भी हमने देखा था, वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड भी देखिए, इस पर भी एक मूव आई है, अभी एक स्पाइक बना है। देखते हैं ये काउंटर आगे कैसे बिहेव करता है। थोड़ा एक्शन इसमें बना हुआ है, थोड़ा एक्शन एक और काउंटर में आपको आते हुए दिख रहा है। स्पाइक का दिखा था हमने इंडस टावर्स में, जरा इसको पुल अप करें। कुछ दिन पहले भी एक्शन में आया था, उसके बाद इंडस टावर्स में भी आज मूव आ रही है। देखते हैं कितनी सस्टेनेबल है आज के लिए या नहीं। बट फोकस एस्कॉर्ट्स पर एक करना है। वागले साहब से पूछना था, वागले साहब इसके जब नंबर्स आए थे थोड़ा दोनों तरफ का रिएक्शन दिया था। आज ऑटोज में ब्रेकडाउन है और एस्कॉर्ट सबसे ज्यादा फिसल रहा है। जरा देखें सर, 2.5% का कट एस्कॉर्ट्स में। दीपांशु, तभी भी मैं कह रहा था कि ये ऊपर में 2100 बहुत मतलब ज़्यादा इससे ऊपर नहीं जाएगा, उधर तक भी नहीं गया। 2050 के 60 के आसपास से जाके घुमा है। अभी मैं ये कहता हूँ कि 2000 के नीचे हल्का सा है, बट बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं लगती। 40-50 रुपए की 1-2% वाली ट्रेडिंग डाउन साइड हो सकती है, तो कुछ ना करें। मतलब आपको नियरिंग 1900-1950 बाय करना है, 2100 में बेचना है। अगले कुछ दिनों तक ये रेंज होल्ड करेगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो ये राय है आपके लिए एस्कॉर्ट्स पर आती हुई। आइए, बतौर सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने आज अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। 1 साल में क्या कुछ खास रहा उनके कार्यकाल में, क्या कुछ उपलब्धियां रही। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार हमारे साथ है कि पिछले 1 साल में माधवीपुरी बुच के नेतृत्व में सेबी में क्या कुछ बदला है, क्या कुछ नया हुआ है। क्योंकि ब्रजेश सेबी के सारे मामलों को, खबरों को बहुत नज़दीकी से ट्रैक करते हैं और सबसे ज़्यादा सेबी की खबरें ब्रेक करने का श्रेय भी ब्रजेश को ही जाता है। Absolutely. तो ब्रजेश बताइए, पिछले 1 साल में क्या क्या बड़ी खास बातें रही है। बिल्कुल, अगर इस पूरे 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला ये कि वर्क कल्चर क्या बदला है, सेबी पहले कैसे काम करता था, अब कैसे काम करता है। दूसरा, बड़े पॉलिसी चेंजेस। तीसरा, क्या वर्क इन प्रोग्रेस है। और चौथा, कहाँ पर अभी काम हुआ नहीं, करना बाकी है। तो सबसे पहले वर्क कल्चर की अगर बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि जो भी पॉलिसी बनती है वो डेटा बेस्ड बनती है। यानी डेटा अगर सपोर्ट कर रहा है, कोई जाकर कोई लॉबिंग कर रहा है, कोई अपनी बात रखना चाहता है, तो अगर डेटा लेकर आता है, चाहे इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स हो, कोई भी हो, डेटा सपोर्ट करता है तो पॉलिसी बनाना बिल्कुल आसान। दूसरी बात,
हर डिपार्टमेंट में एक डेवलपमेंट सेल बनाया गया है। डेवलपमेंट सेल का काम यह है कि वो नए पॉलिसी डेवलपमेंट करेगा। पॉलिसी डेवलपमेंट का मतलब ऐसा नहीं कि रेगुलेट वाला, बल्कि मार्केट को बढ़ाने वाला। उसमें क्या नए प्रोडक्ट आ सकते हैं, नई चीज़ें लाई जा सकती हैं, उस पर काम करता है। और साथ ही टेक्नोलॉजी सेल भी है। टेक्नोलॉजी के लिए भी, यानी पॉलिसी आपने बना दी लेकिन टेक्नोलॉजी अगर सपोर्ट नहीं हो पा रही है तो पॉलिसी काम कैसे करेगी, तो उसको कैसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, ये किया गया। तो ये जो है, और जो भी आप मांगने, जो भी इंडस्ट्री की तरफ से मांग आती है, वाजिब मांग है, तो तुरंत पॉलिसी बदल दी जाती है, चेंज कर दी जाती है, बशर्ते डेटा हो, वो पूरा सपोर्टेड हो। तो एक ये सबसे बड़ी बात है। और हर डिपार्टमेंट का बाकायदा KRA सेट है, यानी आपने कितने पॉलिसी डेवलपमेंट किए, इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहा, उसके आधार पर सेबी के अधिकारियों का रिवैल्यूएशन होता है। मतलब होगा इस साल, ये जो मार्च का महीना खत्म होगा तो उनके KRA इस तरह से चल रहे हैं कि किस तरह से बड़े पॉलिसी डेवलपमेंट वो करते हैं। ये बात हुई वर्क कल्चर की। टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा फोकस, सर्विलांस के लिए खासतौर पर हम एग्जांपल्स भी देख रहे हैं बहुत सारे। जैसे आज ही यूट्यूब पर शेयर चलाने वाले कई सारे लोग पकड़े गए। बड़े पॉलिसी चेंजेस की बात करें तो T+1 का फुल इम्प्लीमेंटेशन अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। FPIs के बहुत सारे कंसर्न्स थे, इसको लेकर सब कुछ दूर किया गया और उसको अमल में लाया गया। बायबैक रेगुलेशन, कई सालों से ये बात अटकी हुई थी कि इसको किस तरह से चेंज किया जाए, स्ट्रीमलाइन किया जाए। तो ये बायबैक रेगुलेशन लाना एक बहुत बड़ी बात थी। म्यूचुअल फंड्स के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग का अलग से नियम, ये एक अहम फैसला। बड़े जो ब्रोकर्स हैं उनके लिए क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स का कॉन्सेप्ट और वो बाकायदा अब नियम में तब्दील हो गया। इसके अलावा FPIs की जो एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं वहाँ पर एंट्री को अलाउ किया। ये एक बड़ा फैसला था, हालांकि इसका असर आना अभी बाकी है। इसके अलावा ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म के रेगुलेशन का नियम लाना। IPOs में डिस्क्लोजर को इतना ज़्यादा कराया गया है, इतना ज़्यादा डिस्क्लोजर का नियम लाया गया है कि ताकि निवेशक जो है उस बात को समझ सकें और उसके आधार पर फैसला ले सकें। तो IPO के डिस्क्लोजर एक बहुत बड़ी में बहुत ज़्यादा डिस्क्लोजर का नियम लाया गया। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां जो ये कहती हैं कि हम डिस्क्लोज कर देंगे तो हमारे कॉम्पिटिटर उसको चुरा लेंगे, हमारी जानकारी और स्ट्रेटजी बना लेंगे। उनके लिए IPO लाने से पहले डॉक्यूमेंट्स की प्री फाइलिंग का नियम लाया गया। ये बहुत बड़ा फैसिलिटेटर एक तरह से होगा बहुत सारी कंपनियों के लिए। और न्यू एज टेक कंपनियों के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आप बताइए आपका परफॉर्मेंस कैसे, किस आधार पर जस्टिफाई कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात थी। निवेशकों के लिए अगर एक एक्सचेंज में प्रॉब्लम है तो दूसरे एक्सचेंज में कैसे आप जाकर सौदे काट सकते हैं, ये एक बड़ी सुविधा जो है वो लाई गई। ये बातें हुई बड़े पॉलिसी चेंजेस की। दूसरी बात, वर्क इन प्रोग्रेस क्या है बड़ा, तो सेकेंडरी मार्केट के लिए UPI बेस्ड असबा, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पे काम चल रहा है। एक क्लियरिंग कॉरपोरेशन में कामकाज ठप हुआ तो दूसरे से कैसे सौदे शुरू किए जा सकते हैं, पास्ट में हमने देखा था दिक्कतें आई थी, उसको ठीक करने पे बात हो रही है। डिस्क्लोजर, कंपनियों के लिए डिस्क्लोजर को लेकर इतनी ज़्यादा सख्ती आ रही कि ज़्यादातर कंपनियां जो ये करती थी कि ये मटेरियल नहीं है क्योंकि हमने तय कर लिया, अब ये नहीं चलेगा। बहुत सारी चीज़ें जो है बिल्कुल डिफाइंड होंगी, कोई डाउट नहीं है, कंपनियों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर का मतलब ये है इन्वेस्टर एम्पावरमेंट, तो ये चीज़ होगी। इसके अलावा ब्रोकर्स के पास कैश बहुत नहीं छोड़ा जाए, ये नियम हम चर्चा कर रहे हैं बहुत दिनों से, ये भी वर्क इन प्रोग्रेस है, जल्दी आने की तैयारी में है। इसके अलावा जैसा कि उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट, इन दो के लिए बहुत मैसिव अगले एक साल में काम जो है पॉलिसी डेवलपमेंट होंगे, लाए जाएंगे ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो फंडिंग है वो काफ़ी आसान बन सके। साथ ही ESG के रेगुलेशन की बात भी उन्होंने कही है कि इसको लेकर भी नियम काफ़ी चेंज किए जाएंगे और साथ ही टेक्नोलॉजी का जहां भी ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है पॉलिसी मेकिंग में वो किया जाएगा। ये बात हुई। अब कहाँ काम, वर्क इन प्रोग्रेस, ये वर्क इन प्रोग्रेस, काम कहाँ, जहां थोड़ी निराशा है, कमोडिटीज को लेकर कुछ ज़्यादा नहीं किया गया, बल्कि जो पिछले कुछ स्टेप्स हुए वहां पे थोड़ी निराशा ही हुई है क्योंकि बहुत सारी कमोडिटीज पर पाबंदी लगी और उसकी मियाद एक साल तक बढ़ गई। इसके अलावा जो इनसाइडर ट्रेडिंग के जो केसेस रहे हैं, 2 केसेस खासतौर पर जिनकी वजह से ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, वो एक था PC ज्वेलर्स से जुड़ा एक केस था और दूसरा गैमन इंफ्रा से जुड़ा केस था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया कि इन्होंने कोई गलती नहीं की थी। इनसाइडर ट्रेडिंग के नियम एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से नई डेफिनेशन ही जोड़ दी कि अगर प्रॉफिट मोटिव, रेगुलेशन में हालांकि ऐसा नहीं है लेकिन जो इंटरप्रिटेशन था सुप्रीम कोर्ट का वो एक अलग डायरेक्शन में गया। तो ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग के जितने भी केसेस से भी फाइट कर रहा है, अगर रेगुलेशंस में नहीं बदलाव आए तो इन केसेस को लेकर आगे बहुत दिक्कत होगी और जो इस तरह की चीज़ें करने वाले लोग हैं उनको शायद
रोक पाना मुश्किल होगा। तो काफ़ी कुछ बड़ा एक साल बड़ा एक्शन भरा रहा और उनमें से सबसे ज़्यादा एक जो सबसे पहली चीज़ बोली जो बदलाव वर्क कल्चर में है कि डेटा ड्रिवन से भी पूरी कम्प्लीटली होता दिख रहा है। एक और चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है वो ये कि ब्रजेश पहले जो ऑर्डर्स किसी भी तरह की या जो भी इन्वेस्टिगेशन रिसर्च या फिर डेटा निकल कर आते थे वो बहुत पुराने होते थे। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से रियल टाइम बेसिस पर अब आने लगे, लगभग रियल टाइम बेसिस पे, तो काम अब पुराना बहुत लंबा पेंडिंग नहीं रहता, तुरंत होता है। ये एक बड़ा बदलाव अब पिछले कुछ समय से दिख रहा है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, एक ये बड़े बदलाव हैं कि आप डेटा लाइए, डेटा सपोर्ट करेगा, पॉलिसी चेंजेस होंगी और आप ऑब्सोलीट डेटा या उधर के डेटा मत लाइए, रिलेवेंट डेटा लेकर आइए। डेटा डेवलपमेंट। तो चलिए, ये एक साल का बड़ा समय के हिसाब से आपको छोटा कार्यकाल लगे, लेकिन काम के हिसाब से काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है सिबी में जो पहले कभी आप होते हुए नहीं देखते थे। और एक और चीज़ जो आई थिंक आज सुबह जो हम हाईलाइट भी कर रहे थे, ये एक बड़ा काम है। फर्जी टेलीग्राम चैनल्स पे कर रहे हैं, ये पंप एंड डंप स्कीम्स है, यूट्यूब है, गलत एडवाइस जो भी दे रहा है या फिर एक मैसेज बहुत साफ, लाउड एंड क्लियर है कि सिस्टम मिसयूज करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई भी हो, कहीं भी हो। बिल्कुल, ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है और ये मैसेज सबको अच्छे से सुन लेना, समझ लेना चाहिए। वो कोई भी रहे, किसी भी पोस्ट पर रहे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहे, किसी भी तरह का रोल उसका कैपिटल मार्केट से जुड़ा हो, ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है, ये सबको समझ लेना चाहिए, ये बहुत साफ है। आइए बढ़ते आगे। बाजार अब आखिरी आधे घंटे में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। 17,300 को होल्ड बड़ी मुश्किल से करते हुए दिख रहे हैं बाजार। लेट्स सी आगे क्या कुछ होता है, लेकिन रिलीफ के संकेत है नहीं दीप कहीं भी कोई ऐसा। कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार है सुमित बगड़िया जी। आइए सुमित जी के लिए बिगुल। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, कैश का ऑप्शन में स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है। मार्केट्स के अंदर गिरावट है, डेज लो के पास ट्रेड कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि यहाँ से गिरावट और एक्सटेंड हो सकती है अगर आज के लो ब्रेक होते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन जो मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 423 रुपया 25 पैसा, 423 रुपया 50 पैसा। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर। टाटा मोटर के अंदर गिरावट है, टाटा मोटर के अंदर यहाँ से और सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो टाटा मोटर के अंदर यहाँ पे 425 वाला पुट अभी 11 रुपया 75 पैसा, 11 रुपया 80 पैसा पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। टाटा मोटर के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से 7 से 8 रुपए का फॉल देखने को मिल सकता है, जिसमें नीचे में 418 रुपए से लेके 415 रुपए तक के लेवल टाटा मोटर में देखने को मिल सकते हैं। टाटा मोटर में यहाँ पे 425 का पुट लेके खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर इसमें 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर के अंदर इसमें 14 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 16 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। 5 से 7 रुपए का फॉल मेरे को लगता है यहाँ से देखने को मिलेगा, इसके लिए 425 का पुट लेके काम करके चलने का सलाह रहेगा। 425 रुपए वाला पुट ऑप्शन खरीदें आप टाटा मोटर्स का 14 और 16 रुपए के टारगेट के लिए। 10 रुपए का रखिएगा स्टॉप लॉस। ये है राय आपके लिए टाटा मोटर्स का पुट ऑप्शन खरीदने की सुमित जी की। सुमित जी किस प्राइस के आसपास लेना, जरा ये भी बताएं। अनिल जी, सीएमपी 11 रुपया 80 पैसा 90 पैसा है, यहाँ पे लेना है और नीचे में 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में 14 से 16 के टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त टाटा मोटर्स में पुट ऑप्शन के जरिए कमजोरी की तरफ ट्रेड करने की आती हुई दिख रही है। तो फाइनली पहला ये जो एक कॉल है, नहीं ये नहीं माना जाएगा, ये भी कैश का ऑप्शन है, शेड्यूल्ड है, ये अनशेड्यूल्ड कॉल्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि क्लैरिटी वो बन नहीं रही जो शायद आप देखना चाहते हैं। सीमेंट स्टॉक थोड़े थोड़े एक्शन में आ रहे हैं। एसीसी, जेके सीमेंट, शी सीमेंट, इंडिया सीमेंट आज सारे हरे निशान में दिख रहे हैं। एक बार राय जरा ली जाए जैन साहब से। जैन साहब, जैसे ही बाजार में थोड़ी रिकवरी के संकेत आते हैं, सीमेंट आपका एक्शन में आना शुरू हो जाता है। बताएं सर, क्या है आपकी राय? नहीं, बिल्कुल देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चल रहे, वही एक रीजन है कि ये स्टॉक्स नहीं चल रहे। अदरवाइज सीमेंट स्टॉक्स में ऐसा कोई भी रीजन नहीं कि ये सेक्टर नहीं चले, क्योंकि एक तो देखिए जिस तरीके का इस बजट में जो पुश था, फिर रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज अच्छा कर रही है और जितना इंफ्रा के ऊपर पुश है और जो रियल एस्टेट में भी माहौल बना हुआ है, मुझे लगता है कि सीमेंट स्टॉक्स आने वाले दिनों में तो अच्छा करेंगे। रॉ मटेरियल का कॉस्ट का प्रॉब्लम था 2-3 क्वार्टर्स में पिछले, वो कम होता हुआ दिख रहा है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो डिमांड अच्छी है, सप्लाईज भी मतलब क्योंकि रॉ मटेरियल सप्लाई भी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सीमेंट स्टॉक्स अच्छा करेंगे। और सबसे बढ़िया बात है, करेक्टेड है, चले हुए नहीं है और आगे आने वाले क्वार्टर्स की विजिबिलिटी बेटर दिख रही है। तो मैंने तो बहुत सारे स्टॉक्स, एक के बाद एक, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, सब रिकमेंड किए हैं। तो वो स्टॉक्स मतलब वापस से मैं दोहरा सकता हूँ, इवन रैमको सीमेंट्स है या आपके स्टार सीमेंट है या सागर सीमेंट है, इवन
आपके बड़ों में मुझे अल्ट्राटेक स्टील सीमेंट भी ठीक लगते हैं लेवल्स पे। बाकी अंबुजा और एसीसी थोड़ा सा अडानी अफेक्टेड है, तो वो देखते हैं कैसे क्या होता है। बट ओवरऑल आई थिंक आई एम वेरी बुलिश ऑन द सीमेंट सेक्टर। ओरिएंट सीमेंट है, काफी करेक्ट हुआ है। हेडलबर्ग सीमेंट है, वो भी ठीक ठाक है। तो आई थिंक सीमेंट सेक्टर में जिन्होंने ले रखा हमारे रिकमेंडेशन में, हमारे पैनल में सबने ही रिकमेंड किया और अच्छे से अच्छे स्टॉक्स रिकमेंड किए हमने। तो मुझे लगता है होल्ड करके रखे, बस यही मेरी राय है। और लेना है तो स्टैगर्ड वे में बाइंग भी की जा सकते हैं इन लेवल्स पे, क्योंकि वैल्यूएशंस अब सस्ते हो गए। ओके, वैल्यूएशंस हो सकते हैं सस्ते, ये हो चुके हैं सस्ते, और यहाँ पर आप कर सकते हैं धीमे धीमे खरीदारी। आइए बढ़ते हैं आगे, और आज एक और बेहद इंटरेस्टिंग मामला आया। पंप और डंप के मामले में 2 कंपनियों पर एक्शन होते हुए दिखे, साधना ब्रॉडकास्ट और शार्प लाइन इंडस्ट्रीज। ये 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनके शेयरों में पंप एंड डंप वाला मामला सामने आया। इन दोनों शेयरों पे आज एक सेबी की तरफ से ऑर्डर आया। लगभग 45 लोगों को सेबी ने शेयर बाजार से बाहर किया है, बैन किया है, और इसमें जाने माने फिल्म अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी और उनके कुछ रिश्तेदार भी शामिल है। हमने ऑर्डर को पढ़ा, ऑर्डर में कुछ और डिटेल्स देखी और इंटरेस्टिंग चीज़ें कुछ सामने नजर आई है। पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि इन दोनों कंपनी के फाइनेंशियल और शेयर के दाम का प्रदर्शन कैसे रहा है, किस तरह से शेयर के दाम बढ़े, किस तरह से घटे, और कंपनियों का कामकाज और साथ ही उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इससे आपको पहले अंदाजा ये लगेगा कि भाई कंपनियां कितनी फाइनेंशियली मजबूत है। तो अरमान है हमारे साथ, डिटेल्स लेकर। अरमान बताइए पहले। जी सर, सबसे पहले अगर साधना ब्रॉडकास्ट की बात करें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो अभी शेयर प्राइस जैसा आपके टेबल आपकी स्क्रीन के सामने भी आ जाएगा, 20 मई 2022 को जो भाव 5.7 का था, फिर वो 12 अगस्त 2022 को बढ़ के 33.2 का हो गया, और उसके बाद अगर आप देखेंगे 15 फरवरी को वो भाव वापस 5.5 हो गया। तो लगातार एकाएक बढ़ा और वापस फिर उसी लेवल पर, वहां पर जैसे आप वी देखेंगे, उल्टा वी जैसे हिसाब से हो गया, उस तरीके से वापस नीचे आ गया। अब कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल्स पे नजर डालेंगे तो आय अगर आप देखेंगे लगातार FY19 के हिसाब से अगर आप देखेंगे लगातार आय लगातार गिरती जा रही है। पहले FY19 में 55 करोड़, वो गिरकर फिर 34 करोड़, फिर 22 करोड़, और फिर उसके बाद अगर आप 9 मंथ्स की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर लगभग 11 करोड़ की जो है कंपनी की आय होती हुई दिखी है। और उसी के साथ साथ अगर आप बात करें, कंपनी जो है इस बार 9 मंथ्स में लगभग इनको 80 लाख का घाटा हुआ है। कंपनी की मार्केट कैप तो 58 करोड़ की है, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे कंपनी का घाटा जो 9 मंथ्स FY23 में घाटा लगभग 80 लाख का हुआ है। और उसी के साथ साथ इसमें कंपनी में अगर शेयर होल्डिंग देखेंगे आप, तो शेयर होल्डिंग में इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कोई भी नहीं है, और प्रमोटर्स जो है लगातार इसमें जो है शेयर जो है अपलोड करते जा रहे हैं। जो जून 2022 में 41% थी, वो गिरकर सितंबर में 35% हो गई, फिर अब दिसंबर में 25% के आसपास आती हुई गई। तो ये पूरा तो है सिर्फ साधना ब्रॉडकास्ट की बात। अब करते हैं बात शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट की। वहां पर अगर आप देखेंगे, वहां पर भी भाव का सिमिलर पैटर्न है। 25 मार्च 2022 को भाव 7.4 था, जस्ट अभी आपके सामने भी आ जाएगा। 13 जून 2022 को अगर आप भाव देखेंगे 53 के आसपास जो है वहां पर आता हुआ पहुंचा, और उसके बाद अगर आप 2 मार्च को देखेंगे तो भाव वापस उसी लेवल के आसपास आता हुआ दिखा। तो वहां पर भी वो सेम शेप जो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो दोनों कंपनियों में जो भाव बढ़ने का और शेयर होल्डिंग घटने का, दोनों का तालमेल एकदम है। जहां से भाव पीक हुए हैं वहीं से प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग कम से कम साधना में, शार्प लाइन में तो खैर वो शेयर होल्डिंग घटने का प्रोमोटर का नहीं है, लेकिन कम से कम साधना ब्रॉडकास्ट में एकदम क्लियर कट ट्रेंड है। जहां से भाव घटना शुरू हुआ वहीं से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कम होना शुरू हुई, और वहीं से आप देखेंगे कि पूरी की पूरी प्रोमोटर होल्डिंग 41% से घटकर लगभग 25% के आसपास 6 महीनों में आ गई। अब ये तो एक बात हुई जो डेटा के बेसिस पे, लेकिन इसके अलावा हमने इनके अंदर थोड़ा और घुसकर डिटेल निकालने की कोशिश की कि 2 कंपनियों पर ऑर्डर आया है, तो दोनों कंपनियों पर ऑर्डर एक साथ आया है। हालांकि लोग अलग हैं, एक कंपनी में करीबन 14 लोगों पर ऑर्डर है और एक में 25 लोगों पर, जहाँ तक मुझे याद है। तो कुल मिलाकर 45 लोगों पर टोटल ऑर्डर आया है। तो क्या कॉमन है ऐसी चीज़ें दोनों कंपनियों में, वो हमने आपको निकाल के बताने की कोशिश की। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, दोनों कंपनियों के बीच में कॉमन पॉइंट्स क्या है, बताएं अरमान। सर, वो जॉली LLB की एक मूवी आई, LLB मूवी आई थी जिसमें अक्षय कुमार थे। हाँ, उसमें वो फर्स्ट पार्ट में थे, सेकंड पार्ट में अक्षय कुमार थे। उन्होंने एंड में बोला था कि एक इत्तेफाक मेरे साथ भी हुआ है। इस कंपनी के साथ सर बहुत सारे इत्तेफाक है, वो एक एक करके मैं हाईलाइट करूंगा। सबसे पहले अगर आपके पास स्क्रीन जस्ट आ भी जाएगा, कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर दोनों सेम है, जस्ट आपके स्क्रीन पर वो आ भी जाएगा। BAS एंड कंपनी LLP, कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो हैं
वो दोनों सेम है। आप कंपनी के सेक्रेटरियल ऑडिटर की बात करेंगे, ये आपके बिजनेस के हिसाब से एक और स्क्रीन पे भी वो भी आएगी आगे। कंपनी के सेक्रेटरियल ऑडिटर वो भी दोनों के सेम है, वी कुमार एंड एसोसिएट्स। यही नहीं, कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट की बात करेंगे, वो भी सेम है, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर सेम, सेक्रेटरियल ऑडिटर सेम, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर आप जो एजेंट है वो भी सेम। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे जो संजीव कुमार झा साहब हैं, वो दोनों कंपनी में डायरेक्टर है। डायरेक्टर सेम, रजिस्ट्रार, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सेक्रेटरी ऑडिटर, सब कुछ सेम। और एक और चीज जो कॉमन है वो है कंपनी के बीच में आपस में शेयर होल्डिंग पैटर्न भी, और साथ ही बिजनेस मॉडल को लेकर उसमें क्या समानता है अरमान, वो भी बताइए। यस सर शेयर होल्डिंग में अगर आप देखेंगे शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट में देखेंगे साधना पेट्रो जो में उनकी लगभग जो साधना ब्रॉडकास्ट पेट्रो, यस सर, हाँ साधना पेट्रो, दूसरी कंपनी वो डिफेमेशन को ऐस कर देंगे बोले हमारा नाम से डाल दिया। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली जब किसी के लिए खराब खबर हो तो ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। जी हाँ। साधना ब्रॉडकास्ट में आप देखेंगे शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट की लगभग 9.4% हिस्सेदारी है। और उसी के साथ साथ गौरव गुप्ता साहब जो है, जो अगर आप देखेंगे साधना ब्रॉडकास्ट में प्रमोटर हैं, वो शार्पलाइन कंपनी की पब्लिक शेयर होल्डिंग में, वो भी पब्लिक शेयर होल्डिंग में उनका नाम था, जो उन्होंने अगर आप देखेंगे उनकी लगभग 4.35% हिस्सेदारी थी, वो उन्होंने Q4 FY22 में, अगर आप उसके बाद देखेंगे उसके बाद वाली तिमाही में पूरी खत्म कर दी। तो एक तो कि इन दोनों की इंटर होल्डिंग है, क्योंकि साधना ब्रॉडकास्ट में अगर आप देखेंगे शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट की लगभग 9% के आसपास की हिस्सेदारी है। और उसी के साथ साथ जो गौरव गुप्ता साहब हैं, वो दोनों में आपको दिखेंगे इंटरलिंक्ड है। और उसी के साथ साथ सर इंटरेस्टिंग चीज एक और ये भी आती हुई दिखी कि आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखेंगे, जहां पे शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट की अगर आप बात करें वहां पर उनकी वेबसाइट में, और साधना ब्रॉडकास्ट की एनुअल रिपोर्ट में जो बिजनेस डिस्क्रिप्शन है कि बिजनेस कैसा है, किस तरीके से उन्होंने डिफाइन करा है, आपको वो भी एग्जैक्ट सिमिलर वर्ड टू वर्ड दिखेगा कि वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट है। जो आप वेबसाइट में देखेंगे या एनुअल रिपोर्ट में देखेंगे, दोनों कंपनियों के लिए वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट है। वो भी जस्ट अभी आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। तो उसमें बड़ी बात नहीं है ना अरमान, जब कंपनी के दोनों ऑडिटर सेम है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर और सेक्रेटरियल ऑडिटर, आरओसी रजिस्ट्रार भी सेम है, कंपनी में एक डायरेक्टर कॉमन है, क्रॉस शेयर होल्डिंग है, तो जाहिर सी बात है कि मतलब दोनों कंपनियां कहीं न कहीं आसपास में मिलती जुलती कनेक्शन तो ही है सर। उसमें दोनों में एनुअल रिपोर्ट में दोनों ने ये नहीं लिख रखा है कि हम दोनों रिलेटेड पार्टी है, बट बाकी सारी सिमिलैरिटीज दिख रही हैं। तो ये भी डिस्क्लोज नहीं किया कि है, हालांकि आई डोंट नो वो ट्रांजैक्शंस क्या हैं दोनों के बीच में, बट ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। नहीं कुछ तो होगा शायद, यही वजह कि दोनों कंपनियों पर एक साथ ऑर्डर आया और दोनों कंपनियों में कहीं न कहीं प्राइस का एक्शन पंप एंड डंप सिमिलर मिला है। तो सेबी के ऑर्डर के भी आगे काफी कुछ चीजें ऐसी है जो दोनों कंपनियों में समान होती हुई दिख रही है, और यही वजह कि आप एक बड़ा ऑर्डर आते हुए दिख रहे हैं। कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके खिलाफ, और 45 लोगों के खिलाफ सेबी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई हुई है। यानी कि कह सकते हैं दोनों कंपनियों ने कहीं कहीं, दोनों कंपनियों में जो भी ये एक्शन हुआ है वो साथ ही होता हुआ। अभी भी ये चैनल्स एक्टिव हैं अरमान? हाँ, अभी भी एक्टिव तो है। आई थिंक अभी भी चैनल्स, आई डोंट नो, खैर ये चैनल्स तो स्ट्राइक हो गए थे, मतलब इनके चैनल्स जैसे साधना ब्रॉडकास्ट के इनके खुद के चैनल्स हैं। नहीं यूट्यूब चैनल तो नहीं, वो जिन यूट्यूब चैनल से किया जा रहा था वो डिलीट कर दिए गए। और उसमें भी ये बताया गया कि उन चैनल्स में आपके पास में कमेंट सेक्शन क्लोज था, मतलब अगर आप चाहें तो खाली आप वहां पर देखिए, क्वेश्चन नहीं कर सकते, यू कांट क्वेश्चन, यू कांट कमेंट। तो वो भी इस सिस्टम वैसा कर रखा था। बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लिखे, लोग देखते हैं ये सारी चीजें। हाँ क्यों नहीं यार, एक्चुअली मैं फ्रेंकली बताऊँ, मैं ऑनेस्टली बताऊँ आपको, एक चीज बताता हूँ। आप देखते हैं, आपने ये सवाल पूछ के ना मतलब क्या दिल दुखा दिया एकदम। अच्छा हाँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारी टीम जो मेरी वीडियो डालती है, ठीक है, कि मैंने ये कहा, मैंने वो कहा, उस वीडियो पे वो व्यू नहीं आते हैं, उससे कई गुना ज्यादा, कुछ ज्यादा नहीं, कई गुना ज्यादा लोग मेरा हर वीकेंड पे वीडियो बना का, अनिल सिंह ने कहा मंडे को आ जाएगा भूचाल, मार्केट 2000 पॉइंट गिरेगा, 10,000 पॉइंट गिरेगा, कुछ भी लिखते हैं, ये शेयर हो जाएगा 4 गुना 5 गुना मेरे नाम पर। अंदर जाके देखे तो मैं कहीं हुई ही नहीं, खाली मेरी फोटो लगा देंगे, स्क्रीन लगा देंगे, और उस पे व्यू 10-10 गुना आ जाएंगे जो हमारे ढंग की वीडियो, हमारे एक्चुअल उस पे नहीं आएंगे।
नकली ज्यादा बिकता, असली बिकता नहीं है। तो ये मतलब ये वही हो ना, या तो ज्यादा डरा दो या ज्यादा यूफोरिया वो आप ऐसा लिखेंगे कि लोगों को, फिर भले उसके अंदर कहीं दूर दूर तक मैं ही नहीं। अब क्या है, उन पे एक्शन भी लो तो क्या लो, कितना लो, खाली फोटो लगा दिया हमारे नाम से फोटो लगाया। अभी कल परसों एक और कौन सा चल रहा था आपको पता है, किसी ने वो एक चलाया कि ये मतलब ये तो हाइट ही हो गई खतरनाक वाली, कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध, जरा हमारे सारे एक्सपर्ट्स को दिखाइए एक बार जरा, इनको इनकी भी जानकारी के लिए मैं बताऊंगा। इनके सबके नाम पे बन रहे हैं, हाँ, सबके नाम पे कुछ न कुछ बन रहे हैं। आप लोगों को पता है कल परसों का एक सबसे बड़ा मीम्स क्या बोलूंगा, जो ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा था, कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको खत्म करवाने के लिए, बंद करवाने के लिए, शांति वार्ता के लिए एक डेलीगेशन हिंदुस्तान से जा रहा है। उसे कौन लेकर जा रहे हैं? भसीन साहब। संजीव भसीन। मतलब ये हाइट है एक्चुअली, और ये देख रहे हैं लोग मान रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, लोगों को सबको गलतफहमी क्या है कि जो टीवी पे आता है वो बहुत बड़ा आदमी, वो हम जानते हैं हम कितने बड़े हैं। लेकिन मतलब ये भी मान लिया कि हाँ अच्छा, रशिया और यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता भी भसीन साहब ही करवाएंगे। आप खुद सोचो, भसीन साहब और आशु साहब, अगर किसी आशु मुराद साहब किसी टेबल पे बैठे, वहाँ शांति हो सकती है? दूसरा युद्ध हो जाएगा वहाँ। क्यों कुणाल जी, पहले तो मुझे बताओ, वहाँ शांति हो सकती, कोई दोनों इस तरह की विचारधारा मिला दे, आदमी किसी के भी साथ बैठे तो। अनिल जी देखिए, अभी बजट का जो सम्मेलन हमारा हुआ था अनिल जी, उसमें अनिल जी पहली बार दोनों साथ बैठे थे। अनिल जी मैंने दोनों के साथ तस्वीर भी ली थी। तो अनिल जी कंट्रोल्ड सर्कमस्टांसेस में शांति बन सकती है अनिल जी। कंट्रोल सर्कमस्टांसेस में तब तक की होती है जब तक आप तस्वीरें खींचे, बातचीत न करें, विचार विमर्श और वाद विवाद में न जाएं। शांति करवाने जाएंगे तो अशांति पक्की हो जाएगी। शांति वार्ता में अशांति, हेडलाइन फिर ये बनेगी। मजाक की बात है। कहने का मतलब ये कि लोग कुछ भी लिखते हैं, कहीं भी लिखते हैं, और लोग दूसरा भरोसा कर लेते हैं। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो सोशल मीडिया का यूज के साथ जो भारी भरकम मिसयूज हो रहा है, वो चिंता की बात है। और आप कहाँ कहाँ ध्यान रखोगे, सबसे बड़ी बात, कहाँ कहाँ ध्यान रखोगे? हर एक जगह जहाँ भी आप देखो, हर हफ्ते 10-10 यूट्यूब चैनल हम स्ट्राइक करवाते हैं, नए पैदा हो जाते हैं। और मजे की बात देखो, जो बंद करवाते हैं उनके 20-25 हज़ार फॉलोअर हैं, 30 हज़ार फॉलोअर हैं, वापस नए के भी उतने बन जाते हैं। कहाँ से लाते हैं भाई साहब? कुछ टेक्निक हमें भी बताओ, हमारे भी व्यूअर बढ़े। बिल्कुल, लेकिन इनके जैसे अपन लिख नहीं सकते ना। प्रॉब्लम ये है कि 4 गुना हो जाएगा शेयर और इतना गिर जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम वहाँ है। एनीवे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च थी आपके लिए कि दोनों कंपनियों पर जहाँ एक्शन लिया सेबी ने, यूट्यूब चैनल्स पर जहाँ पंप और डंप वाला मामला था। ये तीन टेलीग्राम चैनल्स अभी अरमान ने देखा, 3 टेलीग्राम चैनल्स एक्टिव हैं आपके नाम के अभी भी। भाई मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। मैं जिस पे भी गीता तो नहीं इधर, जो मेरी पांडुलिपि जो मैं रोज बनाता हूँ, जिसे मुझे बहुत प्यार है, इस पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। जो कुछ है हमारे चैनल का है, और हमारे चैनल का कोई टेलीग्राम चैनल भी नहीं है। हाँ, ये भी बताओ, न चैनल का है, न दीप का है, न हमारे किसी और एंकर का, हमारा पर्सनल किसी का नहीं। हम, और ये जो है ये ऑफिशियल आपके सामने, जी बिजनेस का आपका इंस्टा ये ऑफिशियल है, फेसबुक ये ऑफिशियल है, और ट्विटर ये ऑफिशियल है, और बाकी हमारे जो ऑफिशियल है आपको पता ही है। टेलीग्राम चैनल नहीं है, यूट्यूब चैनल नहीं है हमारा किसी का भी। चैनल का यूट्यूब चैनल जरूर है, लेकिन हमारे जी बिजनेस का भी कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। और कोई से चैनल होते हैं क्या? वो भी नहीं है। जो भी होते हो, हमारा एक ही है यूट्यूब चैनल जिसमें हमारे प्रोग्राम्स आते हैं, इसके अलावा कहीं। सो प्लीज़ ध्यान रखें, आप जब भी कुछ भी ऐसा कुछ करें तो थोड़ी सावधानी जरूर रखें। तो ज़बरदस्त सर्वेलेंस आपको भी अपनी करनी है, ध्यान आपको भी रखना है। इन सब फर्जी चीज़ों के लिए प्लीज़ फॉल नहीं करिए। जब अटकते हैं, जैसा अरमान ने दिखाया, ये शेयर्स जब गिरते हैं तो फिर एग्जिट भी आपको नहीं मिलती है इनमें। ओके, ये है बाजार की बड़ी बात जहां पर आपको रखना है नज़र। मैक्रोटेक पर वापस के लिए फोकस 16-17% ऊपर ही है, ये तेज़ी में बना हुआ है। अच्छी खासी मूव इस काउंटर में आपको आती हुई दिख रही है। तो कैश स्टॉक्स में ये सबसे एक्टिव है। बाय द वे, हिमांशु जी से जी शिपिंग पर अपडेट लेना था। हिमांशु जी, आज सुबह 590 में खरीदारी की रही थी, हालांकि वो तो 10 की कमाई का स्टॉक था। 600 तक गया है आज ये काउंटर, 612 तक गया है ये काउंटर। तो इंट्राडे में एक अच्छी मूव आ गई है। कोई फ्रेश व्यू इस पर? वापस थोड़ा डिप आ गया, फिर से एंट्री का मौका है या थोड़ा और डिप आना दिया है? दीप, पहली बात तो देखिए, ये इससे ये प्रूव होता है कि ये मैंने पहले ही शॉर्ट लिस्ट करके रखा हुआ था स्टॉक।
जब अनिल जी एकदम मेरे पास आए थे तो ऐसा नहीं था कि सामने जो दिखा मैंने बोल दिया। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए काफी अच्छे सपोर्ट से यहाँ पर बाउंस देखने को मिला था। बाजार का मूड माहौल थोड़ा ढीला है, तो एक की रेजिस्टेंस 610 के आसपास से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आते हुए नजर आया है। लेकिन जैसा मैंने सुबह भी कहा था कि 570 575 तक कोई डिप अगर आने वाले दिनों में मिलता है तो वापस यहाँ पे खरीदारी करें, और शॉर्ट टर्म में 650 रुपए तक का मूव जी शिपिंग में आते हुए नजर आ सकता है। और इस बीच आशीष ने भी एक मुझे मैसेज भेजा, आशीष जी हैं, इनके नाम पे एक क्रिप्टो पे बना हुआ है, क्या टेलीग्राम चैनल है? हाँ सर, टेलीग्राम चैनल है। ये फर्क है, जैसे हमारे नाम पे तो शेयर पे बनते हैं हमारे तो मेरा तो सबको पता है ना, क्रिप्टो पे मेरा व्यू बहुत क्लियर है। बोला अनिल जी के नाम से बना के कोई फायदा, हाँ फायदा नहीं। अच्छा, मेरे नाम से वो जरूर बने थे, बीच में 2-3 पोस्ट चली थी। एक की मैंने आनंद महिंद्रा जी का इंटरव्यू किया था क्रिप्टो पे, एक आध और किसी का नाम से आया था कि मैंने इनका इंटरव्यू किया और मैंने कहा कि उनसे क्रिप्टो पे सवाल पूछा, राकेश झुंझुनवाला जी से, ये सब चल रहे थे। तो वैसे कुछ हुआ नहीं है भाइयों। तो आशीष जी, क्या है व्यू आपका क्रिप्टो पर? टेलीग्राम की तो यही बता दीजिए। क्रिप्टो तो समझ ही नहीं आती सर। तो यही मैं बताना चाहता हूँ, हमारे किसी भी एम्प्लॉय का कोई टेलीग्राम चैनल है ही नहीं, ये ध्यान में रखिए। और इस बीच हमारी सोशल मीडिया टीम भी भेज दी मुझे बहुत सारे, ये देखो भर भर के आपके नाम पे बने हुए हैं। देखो क्या करें हम, ये हालत है। अनिल सिंह भी ऑफिशियल, अनिल सिंह भी फैन, मतलब फोटो भी सेम लगा। मेहनत तो करते हैं, ऐसी बात नहीं मेहनत नहीं करते। अच्छा, जितनी मैंने अपनी डेजिग्नेशन लगाई, मैंने अपने बारे में लिखा, उससे ज़्यादा इन लोगों ने लिख दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेहनत तो कर रहे हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्कूल भी चलाते हैं आप। हाँ, वो भी आ गया सब फोटो वोटो के साथ, एकदम बढ़िया, एकदम डिट्टो। आप देखेंगे तो एक बार तो शायद हो सकता है हमें खुद को भी डाउट हो जाए कि भाई मेरा ही है कि किसी और, ये हाल है। तो भाइयों बस जरा सावधान रहे। देखो एकदम पहला फोटो ये वो सब एकदम ऐसा लगा है। 2 चीजें मैं कहूँगा आपको। पहले तो नंबर ऑफ फॉलोअर्स देखिए कि 7 लाख से ज्यादा है ना। हाँ। दूसरा, करेक्ट, अकाउंट बना कब है। अगर आपने ये 2 चीजें देखी ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब का है। क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है 2011 का और 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर आज की तारीख में 7,06,000 प्लस है। तो उससे आप आइडिया लगा दीजिएगा। अब एक ने सेम बनाया है और फॉलोअर है 13, तो 13 फॉलोअर तो नहीं हो सकते। पर अब थोड़ा तो आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा नकली और असली में। मतलब अगर बिल्कुल आपके सामने वो वनस्पति घी रख दे, देशी घी रख दे, आप फर्क ना समझ पाए, फिर तो आप वनस्पति घी खाने के लायक ही है। हाँ। और पैसे आपसे देशी घी के लिए जाएगी। करेक्ट है ना। सर इसलिए थोड़ा सा असली और नकली में फर्क करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आंख बंद करके ऐसे ही भरोसा न करें, वो ध्यान में रखें जरूर, इतना ध्यान में रख लीजिए। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा जो बाजार में फर्जीवाड़ा चल रहा है नाम पर पंप एंड डंप स्कीम, कैसे आप सावधान रह सकते हैं। बट एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। नाइट फ्रैंक ने 2023 की वेल्थ रिपोर्ट जारी करी है और कुछ खास चीज़ें निकल कर आई हैं। अभी हम कल ही बात कर रहे थे कि कैसे मिलेनियल्स अपना पैसा खर्च करने जाते हैं लग्जरी आइटम्स पर, लाइफस्टाइल एक्सपीरियंसेस पर। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट क्या कह रही है, ये भी इंटरेस्टिंग है जानना। आशीष से जानते हैं। आशीष बताइए क्या निकल कर आया इस रिपोर्ट में। दीपांशु, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। इसमें सबसे पहली बात बता दो कि उनके एक इंडेक्स भी बनाया। इस इंडेक्स में देखें तो पिछले साल के मुकाबले इसमें करीब 16% के रिटर्न्स आपको देखने को मिले। कंपोनेंट्स क्या है, लोग कैसे निवेश करते हैं, अब ये जानते हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो आप समझ लीजिए कि एक सर्वे किया गया जिससे मालूम पड़ा कि लोग अपने औसतन, जो काफी पैसे वाले होते हैं, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो का करीब 5% एलोकेशन अपने पैशन में करते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो ढेर सारी चीजें आती है। सबसे पहले मैं बताऊं तो आर्ट्स, क्योंकि सबको पता है बहुत कॉमन है, लेकिन यहाँ पर अप्रिसिएशन भी पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा देखने को मिला। करीब 29% का इजाफा यहाँ पर है। गाड़ियों में भी कुछ है जो लिमिटेड एडिशन होती है, वन ऑफ अ काइंड होती है, यहाँ पर 25% का इजाफा होता है। वॉचेस सबको पता है बहुत पॉपुलर है, 18% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। कुछ और चीजें जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो हैंडबैग्स हैं, यहाँ पर भी 15% का इजाफा है। वाइन 10%, कुछ रेयर कॉइन्स हैं 8% की तेजी यहाँ पर देखने को मिलती है। कलर्ड डायमंड्स हैं 4% और सबसे कम रिटर्न दिया है इन सभी पैशन में से वो है रेयर विस्की की बोतलें, जहां पर सिर्फ 3% का अप्रिसिएशन पिछले साल के मुकाबले देखने को मिला। एक रेयर विस्की का नाम इंटरेस्टिंग मेरे पास भी है। लेकिन गाड़ियों में अगर आप देखें तो मर्सिडीज बेंज का एक मॉडल है 300 SLR जो 1180 करोड़ का है। इस पे गाड़ी 1180 करोड़ 1180 करोड़ की गाड़ी है सर। क्या बात करें। हाँ, सोने की है। सोने की भी इससे सस्ती हो गई है। हाँ, सोने की भी सस्ती, प्लेटिनम की दिख रही है तो कलर से। 64 करोड़ की घड़ी है सर।
64 करोड़ की घड़ी है। अब लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे चौंका दिया सर, एक बैग है, उसका नाम है हर्मेस हिमालय क्रोकोडाइल केली। ये नाइल रिवर का जो क्रोकोडाइल होता है इसकी स्किन से बनता है सर ये, और ये दुनिया का सबसे रेयर बैग है। इसकी कीमत है 2.5 करोड़। हेरमेस का? हाँ। ओह, हेरमेस हिमालय क्रोकोडाइल केली 2.5 करोड़ का? 2.5 करोड़ का है। मतलब ये जो फोटो लगाई इसी बैग की किसी और की? ये ऐसा ही बैग है। अंदाज से लगाई कि मतलब सेम? नहीं, ये सही बैग है सर। सेम बैग? ये सही है। हाँ, इतना पता नहीं क्या 2.5 करोड़ खास का? है। फ्लैट आ जाए 3 BH का एक। गजब। तुमने 2.5 करोड़ का बैग 64 करोड़ की घड़ी भी दिखा दो यार। सर इसमें यहाँ तो देखने अप्रिसिएशन का भी हुआ है। अप्रिसिएशन भी पिछले साल के मुकाबले कीमतें 15% बढ़ी हैं। अच्छा। हाँ। ये 64 करोड़ की घड़ी है, जूम हो सकती क्या? अच्छा, ऐसा करके आजकल तो अखबार में भी कभी कभी ऐसा करने का मन हो जाता पढ़ते पढ़ते जूम करना। 64 करोड़ की घड़ी। कौन सी? गोबी मिलान साइंड पटेक फिलिप्स। जाने दीजिए सर, क्या इसमें बोलेंगे। तो घड़ी विस्की सर, विस्की क्या नाम देखिए सर आप। विस्की बहुत खास है। द मैकेलन द रीच सर, ये 81 ईयर ओल्ड सिंगल मॉल्ट है। हाँ। तो आमतौर पर हम प्रेजेंटेशन में देखते हैं तो उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आता है 8 ईयर ओल्ड, 12 ईयर ओल्ड। हाँ, 16 साल 20 साल की बहुत हो गई होगी। तो हाँ। ये 81 ईयर ओल्ड साल 2.5 करोड़ की बोतल है सर ये। अच्छा। हाँ। इसको तो पीने में आदमी को लगता होगा 2.5 करोड़ की 2.5 करोड़ की इतनी सी बोतल। मतलब लाखों का एक सिप। बंसल जी क्या कहेंगे, विशेष टिप्पणी आपकी? अनिल जी मैं तो यही बोलता हूँ, कोई अगर महंगी बोतल गिफ्ट दे रहा है तो इतनी महंगी बोतल तो छोड़ो अनिल जी, उससे जो हमारी जो नॉर्मल बोतल्स भी होती हैं 20-25 हज़ार की, मैं तो उसके लिए भी बोलता हूँ भाई कैश दे दो खुद ले लेंगे अनिल जी। ये तो क्रिमिनल वेस्टेज अनिल जी, क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ मनी है ये। नहीं, उसमें ऐसी क्या खास बातें होगी? मतलब ऐसी घड़ी है, दिखाएगी तो समय, बैग है वही काम आने वाला है, लेकिन क्या क्या वजह कि लोग इतने अमीर लोग जो जिनके पास अनाप शनाप पैसे ये खरीदते? कोई ऐसी वजह नहीं, बस वो एक्सक्लूसिव क्लब वाली बात हो जाती है। ओके, तो ये है आपके लिए, ये है नाइट फ्रैंक की तरफ से वेल्थ रिपोर्ट आती 2000। और कोई खास बातें इसी? नहीं सर, यही है। काफी खास बातें इसमें कि इंडेक्स में करीब करीब 16% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है और अक्रॉस कैटेगरी ग्रोथ है। सबसे ज्यादा 8 जो पॉपुलर है 29% का इजाफा पिछले साल के मुकाबले देखने को मिला है। जैन साहब, आपके पास भी जब इतने पैसे हो जाएं बहुत सारे तो आप भी लगाएंगे इनमें? नहीं अनिल जी, मुझे समाव ये इतना ज्यादा सोच बड़ी करो जैन साहब, इसलिए हो नहीं रहे। देखो घड़ी का जरूर से है, घड़ी की चाह जरूर है, बट ऐसा भी नहीं कि 2.5 करोड़ की घड़ियां विस्की 2.5 करोड़ की वो तो पीते ही खत्म हो जाती है और वैसे खुला छोड़ दो तो उड़ जाती है। तो बाकी सर ये जरूर है कि ये कॉइन्स और ये सब जो आजकल कुछ कुछ कलेक्टिबल्स जो है इनमें लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और लोग काफी इनको प्रमोट भी कर रहे हैं। और हमारे मैं जानता हूँ, मेरे एक रिलेटिव है, काफी अच्छे पुराने स्टैम्प्स हो या कलेक्टिबल्स हो इनका काम करते हैं। मेरे पास भी एक टीवी फॉलोअर थे, आपके मेरे सबके, हम काफी चाहने वाले, वो भी अपनी कई कई ऐसी ऐसी चीजें लेके आए, तो मैं भी बड़ा आश्चर्य में रहा। बट एनीवेज आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ इट। हमें तो इक्विटी चाहिए, अच्छे मिड कैप, स्मॉल कैप और नैनो कैप को स्टॉक ढूंढेंगे वो ज्यादा अच्छा है। ठीक बात है, इसमें वही वाली चीज़ है कि जिसको जो समझ में आए वही करना चाहिए। एक तो ये कि ये बहुत अल्ट्रा HNI के नहीं गलत है, अल्ट्रा वेल्दी लोगों के लिए है कि जिनके लिए मतलब 2-5 करोड़ कुछ वैल्यू नहीं रखते हैं, 5-50 करोड़ वैल्यू नहीं रखते, उन लोगों के लिए पहली चीज़ तो ये जो एकदम ही टॉप क्लास एक्सक्लूसिव क्लब में रहना चाहते हैं कि मेरे जैसा पीस दुनिया में कहीं किसी के पास होना नहीं चाहिए। और तीसरी चीज़ है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको ज़िंदगी में कभी इसकी बेचने की नौबत नहीं आती है, लिक्विडिटी की कोई चिंता है नहीं, क्योंकि इनको आप तभी बेच सकते जब कोई सामने से खरीदने आए। आप बेचने जाएंगे तो बिकना मुश्किल हो जाएगा। फिर ये जो वैल्यू है ना कि 3% 5% जो आशीष बता रहे हैं, ये बुक्स में होती है, एक नोशनल वैल्यू है। ट्रेड उस दाम पे होगा कि नहीं होगा ये नहीं, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, डिपेंड्स, क्योंकि मार्केट तो है नहीं कोई ऐसा कि बड़ा ओपन सा मार्केट है कि हाँ भाई ये मर्सिडीज बिक रही है लगाओ बोली, वैसा तो वैसा नहीं होता था ना आशीष, अंदाज से रेट नहीं सर। काफी चीजों के तो इंडेक्स बने होंगे, जैसे मिसाल के तौर पर घड़ियां हैं, आर्ट है, इनके लिए तो एक्सचेंजेस भी हैं बहुत सारे ग्लोबली, लेकिन बाकी की विस्की होगी, हैंडबैग होगी, मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए कोई बड़ा मार्केट होगा। बंसल जी भी अपनी विशेष जो नॉलेज इतने सालों से उन्होंने एकत्रित की है आज इसी दिन के लिए, इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स के लिए, वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। जी सर बताएं।
अनिल जी नॉलेज इतनी ऐसी चीज है अनिल जी, जितनी इकट्ठी करी जाए उतनी कम होती है। मुझे तो अनिल जी जीप बिजनेस के माध्यम से अभी पता चला कि अगर बॉटल को खुला छोड़ दो तो अल्कोहल अनिल जी उड़ जाता है, लेकर उड़ जाती है। ये चीज तो अभी जैन साहब ने बताया, और सुबह अनिल जी उन पर एलिगेशन लगा था कि वो सिगरेट के धुएं से ब्रांड बता देते हैं। काफी नॉलेजेबल है अनिल जी। तो मैं तो अनिल जी सीख रहा हूँ, नॉलेज तो गेन करिए यार। जैन साहब पहले बता रहे, बॉर्डर से ज्यादा ध्यान तो ढक्कन पे रहेगा। जैन साहब पहले बता रहा था कितना नुकसान कर चुके अब तक। हाँ। वो हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया टाइप वाला मामला हो गया। कितनी बोतल ऐसे ही उड़ गई है। आइए बढ़ते आगे, और आखिरी आधे घंटे, आखिरी 10 मिनट में हम जा रहे हैं। आइए स्ट्रेटजी, आज की फाइनल मार्केट स्ट्रेटजी। मिला जुला है सर। आई थिंक नास्डैक फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे हो गया है, यहाँ पर गिरावट बढ़ रही है। आई थिंक वो बॉन्ड यील्ड बढ़ने का ही इम्पैक्ट आपको आते हुए दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट है। देखते हैं आज शाम को कैसा एक्शन यूएस आपको दिखाता है। हमारे बाजार यूके के बाजार आधा % नीचे हैं, जर्मनी फ्रांस भी लगभग वैसे ही दिखे। हमारे बाजार भी कमजोर ही हैं सर। 40,400 के नीचे बैंक निफ्टी है, 17,300 होल्ड कर रहा है निफ्टी। क्या करके जाना है दीप? मेरे ख्याल से 17,300 आखिरी जो उम्मीद है क्लोजिंग उसके नीचे नहीं हो रहा है, उसके आसपास हो रहा है। वही वाली बात है कि जिन लेवल्स को आसपास, एकदम बड़े लेवल के आसपास क्लोजिंग होती है, अब आप ये गारंटी से नहीं कह सकते कल नीचे खुल के नीचे बंद हो जाएंगे या रिकवर हो जाएंगे। सो आई थिंक लेने जैसा माहौल है नहीं, और बेचने के लिए लोअर लेवल है, तो फ्रेश पोजीशन तो नहीं बनानी चाहिए। अगर आपके पास जो है वही रखिए। लॉन्ग पोजीशन है तो 17,100 का पुट ले लीजिए। शॉर्ट पोजीशन है तो 17,450 का कॉल अगर खरीदना चाहें तो कर लीजिए। ये आपके लिए स्ट्रेटेजी होगी। बैंक निफ्टी 40,375 के आसपास बंद हो रहा है। क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं है अभी भी। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता दिख रहा है। फिर भी अगर आपको सेफ्टी के हिसाब से लेना है, लॉन्ग पोजीशन पर 40,000 का पुट और शॉर्ट पोजीशन पे 40,600 का कॉल, ये रखकर हेज कर सकते हैं। नई पोजीशन बनाने की राय आज नहीं है। और फिर भी किसी को नई पोजीशन बनानी है इंडेक्स के बाद, तो वागले साहब को फॉलो करिए। बिल्कुल वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, पावर ग्रिड में मुझे स्ट्रेंथ दिखाई देती है। परसों हमारे रडार पर आया था, थोड़ा सा चला, फिर एक दिन साइडवेज चला। ये इसको बीटीएसटी करके चलना चाहिए। 221.50 221.70 का भाव है। 220 का एक हर्डल इसने क्लियर किया है। मुझे लगता है ये 225 227 तक आपको कल के दिन में ये इतनी मूव 2.5% की ट्रेडिंग में मिल सकती है। आपका स्टॉप लॉस 218 225 227 के दो टारगेट। पावर ग्रिड इस पर रखिए नजर। चलिए, एक तो बिगल आया, एक सुबह जी का कैश का ऑप्शन था, शेड्यूल बिगल, और एक अब वागले साहब की तरफ से आ रहा है पावर ग्रिड पर। टॉरेंट पावर में भी आज आपको थोड़ा एक्शन दिखा है, इस पर भी रखिएगा नजर। ये भी टॉरेंट पावर, टॉरेंट फार्मा, दोनों पर आपको एक्शन बनते हुए दिखा है। देखते हैं इसमें क्या होता है। SRF टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड, इसमें भी आपको थोड़ी खरीदारी आती हुई दिखी है। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। बट बाटा, इसमें आज बड़ा वाला ब्रेकडाउन आया है। 1400 के भी अब नीचे आ गया, लगातार गिर रहा है बाटा। किसी भी लेवल से संभलने की कोशिश इस स्टॉक ने नहीं दिखाई है, और आज जो कट आया है हम देख रहे हैं फ्रेश 52 वीक लो पर काउंटर ट्रेड कर रहा है। हिमांशु जी, एक बार जरा बाटा देखें, कोई राय इस पर? खरीदारी के लिए तो क्लियरली अवॉइड है। लगातार वन वे डिक्लाइन स्टॉक में देखने को मिल रही है। किसी भी तरह की कोई मीनिंगफुल इवन रिकवरी रैली भी स्टॉक में पिछले कुछ हफ्तों से बनते हुए नजर नहीं आई। मेरा मानना है कि इवेंचुअली स्टॉक शायद 1300 1280 तक के लेवल्स तक गिरावट दिखा सकता है। तो फ्रेश खरीदारी का तो खैर अभी कोई सवाल ही नहीं उठता। और शॉर्ट करने के लिए भी अगर कोई बाउंस मिलता है स्टॉक में लगभग 1420 1425 रुपए का, तो वहां पर अच्छे लेवल्स हैं फ्रेश शॉर्ट इनिशिएट करने के लिए। अरे पावर ग्रिड, अभी वागले साहब बात कर रहे थे, और बात करते करते यहाँ पर खबर भी आई है, फंड रेजिंग के लिए कंपनी तैयार हो रही है। 9 तारीख को बोर्ड बैठक है और फंड रेजिंग पर विचार किया जाएगा। तो पावर ग्रिड को अपने रेडार पर रखें, यहाँ पर आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख सकता है। थोड़ा एक्शन यूनाइटेड ब्रूरीज में बन रहा है, इस स्टॉक पर भी नजर रखिए। थोड़ी मूव वहाँ पर निचले तरफ से अभी अभी आपको आती दिखिए, पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहा है। तो कपल ऑफ काउंटर्स हैं जो आपको एंड ऑफ सेशन थोड़ी मूव दिखा रहे हैं, अदरवाइज तो बाजार बुरे मूड में ही बना हुआ है। एक MCX पर जैन साहब की क्विक राय लेनी थी। जैन साहब, खबर कल आई कि NSE को अब मंजूरी मिल गई है क्रूड और नेचुरल गैस के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने के लिए, तो डायरेक्ट कंपटीशन हो गया सर MCX के साथ? देखिए, ये एक्सपेक्टेड है। NSE BSE सब ने कमोडिटीज में काफी कोशिश की, और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस आए
बट देखिए लिक्विडिटी बहुत डिफिकल्ट होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में लाना, और एमसीएक्स इस चीज में सफल रहा है। और देखिए जो भी इंटरनेशनली रेफरेंशियल कमोडिटीज है उसमें एमसीएक्स का मुकाबला नहीं है। ठीक है, एनएसई सर्टेनली देखिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जिस तरीके की पास्ट में सक्सेस है, भले इक्विटीज हो, करेंसीज हो, सब में तो आएंगे, बट ओवरऑल मार्केट की साइज ही बढ़ेगी, मेरा ऐसा मानना है। सो ओवरऑल एक वहां पे भी अब मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑप्शंस लॉन्च हो रहे हैं, सो दैट इज आल्सो अ गुड न्यूज। तो एमसीएक्स में गुड न्यूज भी है, थोड़ा सा कंपटीशन जरूर है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि एक जो करेक्शन आया रिजल्ट्स के बाद, सर्टेनली एक बैड न्यूज थी कि उनके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड न्यूज थी। आगे हो सकता है एक आध क्वार्टर और रहे ऐसा, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि 7-8 हजार करोड़ में ऐसा एक लिक्विडिटी वाला ऐसा बेहतरीन एक्सचेंज नहीं मिलेगा। और सामने जो रेवेन्यूज थी इस बार गजब की रेवेन्यूज थी, टॉप लाइन बहुत गजब की बड़ी, बॉटम लाइन में इंपैक्ट जरूर था ड्यू टू सम एक्सपेंसेस, बट आगे आने वाले दिनों मुझे लगता है ये स्टॉक और अच्छा करेगा। तो जो ले रखे हैं वो होल्ड करके रखें, मार्केट साइज बढ़ेगी, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। इंडिया अभी भी बहुत छोटा है इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी मार्केट्स। अभी भी छोटा है इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी मार्केट, तो थोड़ा एक्शन और बन सकता है। नए प्रोडक्ट्स आने दीजिए अलग एक्सचेंज पर, एमसीएक्स को फिर भी ठीक ठाक ही रहना चाहिए उस हिसाब से। बट मैक्रोटेक 20% का सर्किट लग चुका है इस काउंटर पर, एक जस्ट अपडेट आ रहा है। वैसे तो स्टॉक के बारे में हमने बात करी ली, बट सर्किट पर अब आपको मैक्रोटेक डेवलपर्स दिख रहा है। फोर्टिस हेल्थकेयर यहाँ पर थोड़ा एक्शन एक बार आया, पॉजिटिव मूव। एक बार बंसी जी से जरा राय ली जाए। बंसी जी देखिए जरा फोर्टिस हेल्थकेयर अभी पिछले 10-15 मिनट में एक स्पाइक आया सर इस पे। जी दीपांशु, स्पाइक भी आया और स्टॉक देखे तो पिछले 4 दिनों के हाइस के ऊपर निकल रहा है। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, बीटीएसटी का एक परफेक्ट कैंडिडेट है। 273.5 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। पहला टारगेट यहाँ 288 देन 285 का बैठता है। तो खरीदारी की राय है फोर्टिस हेल्थकेयर पर। खरीदारी की राय है फोर्टिस हेल्थकेयर पर, नजर रखेगा। एंड ऑफ ट्रेड एक बढ़िया स्पाइक इस काउंटर पर आपको आते दिखा है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में एक अच्छी मूव आई है। जिंदल स्टेनलेस हिसार दोनों एक्टिव थे। जैन साहब का गॉडफ्रे फिलिप्स भी आज 2% ऊपर बंद हो रहा है, और नाइका में भी आप 3.5% का उछाल दिख रहे हैं। तो चुनिंदा कैश काउंटर्स में टुवर्ड्स द एंड ऑफ ट्रेड एक बढ़िया मूव आपको आती हुई दिख रही है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। एक अनइवेंटफुल डे एक बार फिर से रहा है आपके लिए। वीकली एक्सपायरी कल के जबरदस्त रिबाउंड के बाद आज बाजार ने किया है डिसअपॉइंट। मारुति सुजुकी आपका टॉप लूजर है, 2.5% नीचे है ये काउंटर। एक्सिस बैंक कल की इन्वेस्टर कॉल के बाद रिपोर्ट्स तो ठीक ठाक आई थी, बट स्टॉक आज आपको 2-2.25% गिरते हुए दिखा है। आईटी से कोई योगदान नहीं था। टीसीएस, इन्फी, टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल टेक, इन सभी काउंटर्स में गिरावट देखी है। आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, ये दिग्गज भी आपको कमजोर ही आज ट्रेड में दिख रहे थे। इसके साथ ही हिंडाल्को, एसबीआई, एचडीएफसी, एचयूएल, बजाज ऑटो, आइशर, आईसीआईसीआई, एशियन पेंट्स, यहाँ से भी कोई योगदान नहीं रहा। ब्रेथ काफी खराब थी। सिर्फ 10-12 स्टॉक्स हैं जहां पर आपको थोड़ा एक्शन दिखा। अदानी ग्रुप स्टॉक्स आज थोड़े पॉजिटिव थे। कोल इंडिया जो सुबह से हमारे एक्सपर्ट्स की पसंद है, यहाँ पर खरीदारी रही। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी में थोड़ा पॉजिटिव एक्शन था। हीरो मोटोकॉर्प जहां पर ऑटो बिक्री के नंबर्स अच्छे आए थे। डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, पावर ग्रिड, यहाँ पर भी आपको थोड़ी पॉजिटिविटी दिखी है। वायदा कारोबार, यहाँ पर भी आपने एक्शन चुनिंदा स्टॉक्स में देखा। अंबुजा एसीसी में हल्की खरीदारी रही। अंबुजा तो 4% ऊपर था, एसीसी भी ठीक ठाक था, करीब 1.5% ऊपर। टोरेंट पावर, टोरेंट फार्मा, यहाँ पर जबरदस्त मूव है। जेके सीमेंट, इंडिया सीमेंट्स, यहाँ पर भी आपने एक्शन देखा। रैमको और श्री सीमेंट भी ऊपर है। तो सीमेंट एज अ बास्केट बाउंस बैक दिखा रहा था। साथ ही रियल एस्टेट में आपने एक्शन देखा। ओबरॉय, डीएलएफ, गोदरेज एंड मोर इंपॉर्टेंटली मैक्रोटेक, जहां पर आपको 20% का सर्किट दिखा है। सीमेंस 4% नीचे, वंदे भारत ट्रेन के लिए 3rd लोएस्ट बिडर है, तो इन्हें ऑर्डर नहीं मिला है। इंटेलेक्ट डिजाइन, फर्स्ट सोर्स, एस्कॉट्स, आईसीआईसीआई प्रू, बाटा, ग्लेनमार्क, सिंजीन, जी एंटरटेनमेंट, पीरामल एंटरप्राइजेस, चोला इन्वेस्टमेंट, आईजीएल, कैनफिन होम्स, यहाँ पर भी आपने वीकनेस ही बनती हुई देखी। तो एंड ऑफ ट्रेड अनिल जी आते आते 17,300 होल्ड कर लिया जैसे आप बात, बट 40,400 के नीचे 40,350 के करीब प्रोविजन क्लोज आते हुए बैंक निफ्टी का कमजोर क्लोजिंग भारतीय बाजारों की आज होती हुई दिख रही है। वीकली एक्सपायरी के दिन कल की तेजी एक दिन में ही गायब होती हुई, और लगभग कल जितने बढ़े उतने ही आज हम घट गए। इनफैक्ट उससे थोड़े से ज़्यादा ही घटे होंगे, कम नहीं। एटलीस्ट निफ्टी में तो हम 130 पॉइंट घट ही चुके हैं। और हर बार की तरह इस गुरुवार भी आ रहा है आपका पसंदीदा शो बात दुनिया की, और जिसका नाम सुनते हमारे सारे एक्सपर्ट्स हो जाते हैं एकदम चौकन्ने, क्योंकि उन्हें पता है कि इस शो में होती है एक से एक इंटरेस्टिंग स्टोरीज, और उस इंटरेस्टिंग स्टोरीज में उन्हें पसंद करनी होती है कौन सी उन्हें सबसे बढ़िया लगी। तो आइए दिखा दें आपको 4:30 बजे आने वाले इस शो से पहले उसकी एक झलक।
देखिए सऊदी का डिजिटल शहर जहां बसेगा इंसान का फ्यूचर। एक लड़की जो खतरे से है अनजान, हाथ में ऑक्टोपस 30 सेकंड में ले लेगा जान। अनोखी मछली रंग बदलने वाली, खरीदने चलोगे तो हो जाएगी जेब खाली। न कोई दर्द न चोट, माथे से फोड़ डाले 250 अखरोट। जो मशरूम आप खाते हैं शान से, वो आपस में बात करते हैं जुबान से। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आ रहा है बात दुनिया की, आज शाम 4:26 पर, सिर्फ जी बिजनेस पर। तो सऊदी की डिजिटल सिटी और डेडली ऑक्टोपस, सबसे महंगी मछली, 250 अखरोट सर से फोड़ना। सर के और बेहतर इस्तेमाल भी हो सकते हैं, लेकिन अखरोट फोड़े भाई साहब ने 250, और आपस में बात करते हुए मशरूम। जी हाँ, किसी को कोई स्टोरी बहुत पसंद आई हो, या हाथ खड़ा करके बताएं किसको क्या पसंद आया है। मजा क्या है अनिल? जी जी जी, बंसल जी ने सबसे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आगे निकले। बंसल जी बताएं। अरे जैन साहब कमाल कर रहे हो, वो सिर से अखरोट वाली तोड़ने की स्टोरी नहीं सुनी आपने, सबसे मजेदार स्टोरी, बढ़िया है। तो अनिल जी हमसे तो नहीं हो पाएगा, हमें तो सर ढूंढना है किसी और का जो ये कर पाए। अनिल जी आपको अगर मौका मिले, आप किसके सर से अखरोट फुड़वाना चाहेंगे अपने पैनल में? अरे अनिल जी, यहाँ तो सभी प्रिय हैं अनिल जी, कैसा तो सोच भी नहीं सकता अनिल जी मैं। मतलब आप सब लोगों के सर से फुड़वाना चाहते हैं कि किसी एक का नाम नहीं ले रहे आप? मचल जी नहीं अनिल जी, ऐसा कोई भी अनिल जी, किसी ने ऐसा कोई काम नहीं करा आज तक, इतने सब प्रिय अनिल जी, तो किसी का ऐसा थोड़ा ना करेंगे कि यहाँ पर किसी को अनिल जी अखरोट। नहीं बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, अनिल जी वो अखरोट खाए भी नहीं जाएंगे। नहीं मैं समझ सकता हूँ, आपका अखरोट के प्रति जो प्यार है वो झलक रहा है कि आप किसी दूसरों के सर से उसको फुड़वाना नहीं चाहते। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, हेलमेट धारण करके तो जरूर अनिल जी फोड़े जा सकते हैं, बिना हेलमेट के अनिल जी मुश्किल है, तो इसमें हेलमेट पहनकर तो अनिल जी संभव है। बहुत बढ़िया जी जैन साहब। दूसरी बात अनिल जी, मशरूम जो आपस में बात करते हैं, कौन सी भाषा में करते होंगे? उनकी अपनी भाषा है, देयर ओन लैंग्वेज, उसमें क्या है, और हिंदी अंग्रेजी तो होगी नहीं, जाहिर सी बात है। इसी के लिए तो आपको शो देखना है, कौन सी भाषा। जी जैन साहब। सऊदी की फ्यूचर सिटी देखेंगे अनिल जी, हमारे भी स्मार्ट सिटीज बन रही है, तो कुछ कंपेयर करेंगे, देखते हैं। बाकी जो अखरोट है, अखरोट खाने में देखिए उसके अंदर से जो निकलता है वो अपनी मस्तिष्क का जैसा होता है, जैसे ब्रह्मी होती है, अखरोट भी वैसा ही दिखता है। तो मतलब अगर आप अखरोट खाते हो दिमाग बढ़ाने के लिए और सर से फोड़ोगे तो शायद दिमाग पे इम्पैक्ट नेगेटिव भी पड़ेगा। सो लेट्स सी क्या होता है, बट ये न्यूज है। तो ये है कुछ बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो आप देख सकते हैं शाम 4:30 बजे बात दुनिया की। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है, अगर आपके पास भी KYC, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट या फिर प्री अप्रूव लोन के नाम पे किसी तरह का कोई फ्रॉड मैसेज या ईमेल आता है तो अलर्ट हो जाइए। ऐसे मैसेज और ईमेल, इस लिंक को बिल्कुल भी क्लिक न करें। अगर आप थोड़ा भी चूक गए तो जालसाज आपकी कमाई में सेंध लगाने से नहीं चूकेंगे। और मुझे आजकल दीप बड़े आ रहे हैं ये मैसेज, है ना, HDFC के नाम पर आ रहे हैं। और मैं देखो अभी कल ही का बताता हूँ। डियर कस्टमर, योर HDFC अकाउंट विल बी ब्लॉक, प्लीज अपडेट योर पैन कार्ड एंड कंप्लीट योर KYC इमीडिएटली। बहुत आते हैं सर। अरे भाई साहब, अकाउंट नहीं तो कैसे करूँगा, मैंने कभी खोला ही नहीं। मतलब कम से कम भाई मैसेज उनको तो भेजो जिनका अकाउंट है, जिनका अकाउंट नहीं उनको भी भेजना है। सोचो ये हाल है। और एक बार नहीं, बार बार भेजे। 3 मैसेज तो मुझे आ चुके हैं HDFC से, सोचो 2 ही दिन के अंदर। तो इस तरह के जो मैसेज आ रहे हैं, इस पर हम आपको सावधान करेंगे कि किस तरह से ये सब लोगों को चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर होगी हमारी विशेष चर्चा। KYC की आड़, फ्रॉड की बाढ़। हमारे साथ होंगे श्रीधरन साहब, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है फेस, यानी कि फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के, और साथ ही जुड़ेंगे संजय कौशिक साहब, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, आशुतोष श्रीवास्तव साहब जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, इस मुद्दे पर देंगे अपनी राय। मिस मत कीजिएगा, ये शो बेहद काम का है ताकि आप इस चक्कर में फंसे ना।
अब आइए आज बात करेंगे डिविडेंड यील्ड देने वाले फंड्स की। ऐसे फंड जो ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनियों में निवेश करते हैं और ऐसे फंड में आप इन्वेस्ट करके थोड़ी अपनी जोखिम कम कर सकते हैं और डिविडेंड की इनकम ज़्यादा पा सकते हैं। क्या खासियत है डिविडेंड पर, टैक्सेशन के नियम क्या है और किन तरह के लोगों और निवेशकों के लिए ये फंड सही है, शाम 6:30 बजे मनी गुरु में बताएंगे डिविडेंड यील्ड फंड का फंडा। हमारे साथ होंगे SBI म्यूचुअल फंड के MD और चीफ बिजनेस ऑफिसर DP सिंह और सर्टिफिकेट फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा साहब। इन दोनों से करेंगे हम आज मुलाकात। रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री, ये हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन, इसकी कवर स्टोरी। आज G20 देशों का समिट खत्म हो रहा है। कल वित्त मंत्रियों की बैठक थी जिसमें ज़्यादातर मुद्दों पर सहमति नहीं बनी। आज विदेश मंत्रियों की बैठक है, इसमें भी बहुत से जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर तकरार कायम है। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री S जयशंकर इस बात से वाकिफ़ हैं कि मौजूदा माहौल में सारे मुद्दों पर सहमति बनना मुश्किल है। इसलिए भारत ने दुनिया को एक नया मंत्र दिया और ये मंत्र है असहमति के बावजूद एकता का मंत्र। आज हमारे प्राइम टाइम में हम इसी पर करेंगे बातचीत कि भारत सभी असहमतियों के बावजूद दुनिया को कैसे साथ रख सकता है। देखना मत भूलिए G20 का मंच, भारत का पंच, शाम 7:58। समाचार समाप्त हुए, विदा लेने का वक्त है। जैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, कुणाल जी, राकेश जी का शुक्रिया, सुमित जी छुट्टी की बात सुनते प्रसन्न मुद्रा में, और हिमांशु जी, वागले साहब, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज साथ देने के लिए। भले आज आपने जैसे भी तैसे भी करके शो खत्म किया हो, कल सुबह आ जाइएगा। हाँ। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा लौट आइएगा सुबह हमारे शो। आज हिस्ट्री बन गई है। आज इसे नंबर ऑफ कॉल्स लोएस्ट लेवल पे। हाँ, सेठी साहब, एक कैश का ऑप्शन और एक वागले साहब। सेठी साहब और तो शेड्यूल मान लो, तो एक वागले साहब। कल एक वागले साहब ने, आप सब ये सीनेटी का वागले साहब को पता था इस तरह की सिचुएशन बन सकती, कम से कम एक कॉल तो मैं दे ही दूँ। तो मतलब अकाल है इसी वजह से, क्योंकि बाजार का साथ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।